सकते हैं। और इस पे कनेक्ट हो जाओ, लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाओ मोहित भाई, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, स्क्रीन शेयरिंग मैंने देखा, वीडियो चेक किया, स्क्रीन शेयरिंग बहुत बार कट हुई है। हाँ, उससे दिक्कत होता है। हाँ, लाइट जा रही थी, बहुत कट लगे थे, तो बहुत देर से रोशन भी बहुत बार कुछ बोल रहा था, मैंने बाद में रिकॉर्डिंग चेक किया था तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया था, राइट? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है H12, ठीक है? मोहित भाई थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। आज हमारा एमएल इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है। कल हमारा एमएल इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 था, जिसमें हमें एमएल के बेस को समझा था पूरा। छोटा ही टॉपिक है ये, ज्यादा कुछ नहीं है, लिखा इतना ही था, बट बातें ज्यादा हुई थी। एक बार देखना, उसमें क्लियर होंगी बहुत सारी चीजें, ठीक है? शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? जितना ह्यूमन जिस तरीके से सोच सकता है, हम चाहते हैं मशीन भी उसी तरीके से वर्क करे। उसके लिए हम मशीन को लर्न कराते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग पार्ट है मेरा किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जा सकती है वन एंड ओनली एक ही तरीका, विच इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 2, 12, 22, 32। अब मुझे चाहिए अगला नंबर क्या है? अगला नंबर क्या आएगा मोहित भाई? 2, 12, 22, 32 का अगला नंबर 42। तो क्या वो आपका इंटेलिजेंस है, या वो आपने एक मैथमेटिकल एक टच लिया इस पे? मैथमेटिकल टच लिया, राइट? यही अगर मैं छोटे बच्चे से पूछूं, नहीं बता पाएगा, बहुत छोटे बच्चे से, क्योंकि उसका मैथमेटिकल अपब्रिंगिंग उतना अभी नहीं हुआ है। सो मशीन ना तभी सीख सकता है जब वो मैथमेटिकली समझता है। यूनिवर्स का एक बेसिक सा लॉ है, आपका लॉज है कि भाई अगर मुझे कुछ भी पॉसिबल कराना है, जैसे ये ब्राइटनेस है, यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर ये मैंने वर्ड लिखा है, इन सब के पीछे मैथमेटिक्स है। विदाउट मैथमेटिक्स ना तो नेचर एग्जिस्ट करता है, और विदाउट मैथमेटिक्स कोई भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। वो पता ही नहीं लगता कि उसके पीछे मैथ यूज हो रखा है, वो बात बहुत दूर की, बहुत देर देर तक नहीं पता लगती है। इलॉन मस्क का, और इसका स्टेटमेंट है हमारा, आपका एनवीडिया का जो वो है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जॉनसन करके कुछ नाम है उसका, ये रहा आपका जेंसन हुआंग करके, राइट? इनका स्टेटमेंट है कि आज के टाइम में लोगों को फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा फील्ड है जहां एआई कुछ नहीं कर पा रहा। ना तो वो नया फिजिक्स का फॉर्मूला दे पा रहा है, ना ही वो मैथमेटिक्स के नए कॉन्सेप्ट दे पा रहा है। जितना पढ़ा है उतना ही दे पा रहा है, और वो भी नहीं ढंग से दे पा रहा है। चेक करेंगे, अगर मैं बोलूंगा ये डेटा, इसे ढंग से एनालाइज करो, वो भी गलत एनालाइज करके दे देगा, क्योंकि मैथमेटिकली एआई वीक है हमारा। लेकिन उस एआई को चलाने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एआई विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन एआई में मैथमेटिक्स ही चैलेंज बन के बैठा हुआ है। तो इन्हीं दोनों बंदों का स्टेटमेंट है कि भाई आज के टाइम में अगर बंदों को पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो मैथमेटिकल अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर इस फील्ड में बंदों की हायरिंग भी होती है, एआईएमएल में अगर टॉप पे जाना है, आप अभी माइंड में बैठा लो कि आने वाले 5 साल में, अभी से भी थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, 5 साल का हम होराइजन लेके चल रहे हैं, विजन। तो 5 साल बाद वो मैथमेटिक्स आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि एक अच्छा इस लाइन में कोडर और डेवलपर वही बन पाएगा, टिक पाएगा, जिसका मैथमेटिकल फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग अभी नहीं चाहिए, आपके पास टाइम है पूरा 5 साल का होराइजन, क्योंकि फील्ड यही है आने वाले टाइम में, राइट? दो ही तीन फील्ड सर्वाइव करेगी आईटी लाइन में। एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग का फील्ड सर्वाइव करेगा, क्योंकि सारी चीजें क्लाउड बेस्ड होने वाली है। डेवऑप्स इंजीनियर सर्वाइव करेगा, आपका ये पूरा एआई एमएल का फील्ड सर्वाइव करेगा। बेसिक कोडिंग वोडिंग उतना यूज नहीं होना है, क्योंकि सारा क्लाउड बेस्ड हमारा अप्रोच हो जाएगा, राइट? तो यहां पर हमने ये जाना कि भाई एआई हमारा फील्ड ऑफ स्टडी है, एंड जिसमें हम डेटा, हाँ क्या 1993? नहीं, एनवीडिया को फाउंड किया था। आप सोच रहे हो कि इतना बूढ़ा नहीं होगा भाई, वो एनवीडिया को फाउंड किया था, ठीक है? चलिए, तो यहां पर आज हमारा मशीन लर्निंग का पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन है। पार्ट 1 में हमने एक वेन डायग्राम ओपन किया था, और इस वेन डायग्राम में भाई देख लेना, एक बार बता देना, ये स्क्रीन शेयर्ड है ना? है ना? ठीक है।
बीच बीच में देखते रहना उसे अपने आप, ठीक है। वेन डायग्राम में हमने यहाँ पर देखा था कि एआई का ही फील्ड है हमारा सारा पार्ट, मशीन लर्निंग इसी फील्ड का पार्ट है। और मशीन लर्निंग में हमने तीन कॉन्सेप्ट जाने थे, कल के वीडियो में आपको दिख जाएगा, जिसमें था हमारा सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और तीनों को हमने फील किया था कि तीनों का यूज क्या है, राइट। मशीन लर्निंग का ही बड़ा भाई है, बट इसके सबसेट में आता है। विदाउट मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पॉसिबल नहीं है। अब यहां से हमें समझना है कि डीप लर्निंग क्या है, राइट। सो मशीन लर्निंग हमारा मोहित भाई 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। और मशीन लर्निंग का एक लिमिट होता है कि मशीन लर्निंग ना आपका लो डेटा पर ही काम कर सकता है। अगर आपके पास लेस डेटा है, कम वॉल्यूम ऑफ डेटा है, तब आप क्या यूज करेंगे, मशीन लर्निंग यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा लिमिटेड है, जैसे कि आपके कंपनी का डेटा छोटा सा डेटा है, कम से कम 10,000 20,000 ऑफ रोज होगा, और उसके बेसिस पे कुछ प्रिडिक्ट करना है। डेटा मान लेते हैं हमारे पास बैंक का डेटा है, बैंक के कस्टमर्स का डेटा, और कस्टमर्स में हमारे पास उनका एज है, उनको कितनी सैलरी मिलती है वो है, क्योंकि बैंक में सैलरी आती है, सैलरी पता होगी उन्हें, ठीक है। डिपार्टमेंट नहीं, मतलब बैंक में जो हमारा अकाउंट होता है उसकी बात कर रहे हैं। बैंक को हमारा एज पता है, बैंक को हमारी सैलरी पता है कितनी आ रही है, किस दिन आ रही है। बैंक को ये भी पता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर क्या चल रहा है कि नहीं है, नहीं भी चेक करेंगे तो भी उन्हें पता है क्रेडिट स्कोर क्या चल रहा है। बैंक को ये भी पता है कि हम कितने साल से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कितना है हमारा। इनके बेस पे बैंक को एक ऐसा मॉडल बनाना है कि क्या मोहित भाई क्रेडिट कार्ड बाय करेगा या नहीं बाय करेगा, ये एक ऐसा प्रिडिक्शन करना है। तो ये डेटा काफी छोटा डेटा है, काफी लिमिटेड डेटा, इसके रोज बढ़ सकते हैं। बट जब मैं डेटा छोटा की बात करता हूं ना, तो मैं रोज की बात नहीं करता, मैं कॉलम्स की बात करता हूं। छोटा डेटा मतलब कम कॉलम्स है, कम फीचर्स है। बड़ा डेटा मतलब ज्यादा कॉलम है, ज्यादा फीचर्स है। रोज तो इसमें भी 10 लाख हो सकते हैं। पूरे अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं, करोड़ों कस्टमर्स हो सकते हैं, बट वो फिर भी छोटा डेटा माना जाएगा। लेकिन अगर इसी को मैं 1 करोड़ कॉलम्स बना लूं तो ये एक्चुअली बड़ा डेटा बन जाएगा, भले 1-2 लाख रोज ही हो क्यों ना मेरे। हाँ, क्योंकि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का सारा बाइफर्केशन है कॉलम्स यानी फीचर्स पर, ठीक है। तो फीचर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि एमएल यूज होना है या डीप लर्निंग यूज होना है। तो अगर मेरे पास कम फीचर्स है तो हम क्या यूज करेंगे, मशीन लर्निंग। कम फीचर्स मतलब कम कॉलम्स, रोज की बात नहीं हो रही है, रोज दोनों में बराबर चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कम डेटा की बात करते हैं तो ये माइंडली एक रेडी हो जाते हैं कि रोज भी कम ही होगा, ठीक है। हाँ, फीचर्स वर्ड यूज करेंगे, कैटेगरीज आप सही बोल रहे हो, बट एमएल के फील्ड में से क्या बोलेंगे, फीचर्स, क्योंकि इन्हें फीचर्स बोला जाता है। कम फीचर्स अगर है तो एमएल यूज होगा, ज्यादा फीचर्स हैं तो वो डीएल यूज होगा। जैसे एक मुझे इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम बनाना है जिसमें मेरे कंपनी का कोई भी इंप्लॉय करके फेस का रिकॉग्नाइज करके उसका अटेंडेंस लग जाए। तो मेरे कंपनी में 6 लाख एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो 6 लाख एम्प्लॉय का डेटा सेट होना चाहिए और उनके फेस के फीचर्स को रीड करना। तो ये बड़ा डेटा है, इसमें एमएल उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। टेस्ला को गाड़ी अपना ऑटोनोमस बनाना है कि वो ऑटोमेटिकली चले, ऑटो पायलट पे चले। तो टेस्ला की गाड़ी को ये भी पता होना चाहिए कि भाई कार क्या होती है, टेस्ला की गाड़ी को ये भी पता होना चाहिए बस क्या होता है, टेस्ला की गाड़ी को ये भी पता होता है कि बुल कार्ट क्या होता है, टेस्ला की गाड़ी को पैसेंजर्स भी पता होने चाहिए, टेस्ला की गाड़ी को साइकिल भी पता होना चाहिए, टेस्ला की गाड़ी को कितने बाइफर्केशन से सब पता होने चाहिए। तो वो फीचर्स बढ़ गया, तो वो डीप लर्निंग का पार्ट हो गया। डीप लर्निंग का भी एक्सटेंडेड पार्ट है, बहुत ज्यादा एडवांस पार्ट है, राइट। तो मुझे ये पता लगा अगर मेरे पे लेस फीचर्स हैं, लो डेटा है, कम फीचर्स हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये हमने सीखा हुआ है। कौन कौन सा बताओ, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट शॉर्ट में समझो कि ये गेम थ्योरी हिट एंड ट्रायल पे काम करता है, ठीक है। ये हमारे 3 पार्ट है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे। सुपरवाइज मतलब कि कोई मुझे सुपरविजन दे रहा है, कोई मुझे सिखा रहा है कि भाई इस काम पे ये काम करना है आपको, इस काम के लिए ये आउटपुट आना चाहिए। अनसुपरवाइज का मतलब है मैं खुद डिसीजन ले रहा हूँ, सेल्फ डिसीजन। जैसे कि किसी कंपनी में आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर कौन हो, आप ही हो, तो आपको खुद का सुपरविजन यूज करना पड़ेगा, आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं, तो वो अनसुपरवाइज हो गया। लेकिन आप अपनी टीम को गाइड करोगे तो उनके लिए सुपरवाइज हो गया, राइट है कि नहीं है। और रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि यहां पर मुझे लर्न फ्रॉम मिस्टेक, हिट एंड ट्रायल मुझे यहां रन करना है, बार बार चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे गोली तो चलानी है बट मुझे ब्लाइंडली चलानी है और टारगेट पे लगनी चाहिए। तो देख के अगर मैं चला रहा हूं, देखो किसी को ब्लाइंडली गन जो है वो उसे फायर करना सीखना है कि एकदम टारगेट को हिट करे, तो पहले वो ब्लाइंडली से पहले वो एक्चुअल चलाना सीखेगा,
तो वो सुपरवाइज्ड हुआ, ट्रेनर उसे आकर के ट्रेन कर रहा है। अनसुपरवाइज का मतलब है ट्रेनर ने उसे लिमिटेड चीजें सिखाई और बाकी अब वो खुद डिसीजन ले रहा है। और रीइंफोर्समेंट का मतलब है अब उसने ब्लाइंड स्पॉट ले लिया, पट्टी ले लिया उसने, अब उसे खुद हिट एंड ट्राई करना है और तब टारगेट हिट होना चाहिए, तब वो रीइंफोर्समेंट है और वो बार बार लर्न करेगा अपने किससे, मिस्टेक से। तो ये गेम थ्योरी का पार्ट हो जाता है और ये तीनों एमएल का पार्ट है। किसका? मशीन। ये ह्यूमन नहीं सीख रहा है इधर, ये तीनों चीजें मशीन को सिखाई जा रही है, लेकिन प्रोसेस ह्यूमन जैसा ही है हमारा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि यही एमएल जब आगे चले जाता है और डेटा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब इसका सबसेट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड हमारा डीप लर्निंग। यह आया ना यहाँ पर, डीप लर्निंग का मतलब है यहां पर आपका मशीन लर्निंग का सबसेट, और ये एक्चुअली में एआई का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन है। एआई का बेस इंप्लीमेंटेशन है मशीन लर्निंग, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है मशीन लर्निंग अकेले, बट एआई का एडवांस इंप्लीमेंटेशन है आपका डीप लर्निंग, राइट। डीप लर्निंग का मतलब यहां पर अल्ताफ ये नहीं है कि हम डीप में लर्न कर रहे हैं, लेकिन डीप लर्निंग का यहां पर यह जरूर मतलब है कि हम यहां पर डीप न्यूरल नेटवर्क्स बना रहे हैं। अब आप कहोगे कि भाई इसका मतलब क्या हुआ? डीप न्यूरल नेटवर्क्स का मतलब है कि वो आपका जो डेंस नेटवर्क यहां पर आपका फॉर्म करेगा, क्या करेगा? डेंस नेटवर्क फॉर्म करेगा। और वो डेंस नेटवर्क इतना ज्यादा डीप होता है कि वो हर तरीके की लर्निंग कर सकता है। करा नहीं रहे हैं, कर सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? डीप लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि डीप लर्निंग करा रहे हैं, वो तो है, वो अंडरस्टूड है, डीप लर्निंग तो हो ही रही है, मतलब डीप में उसे सिखाया जा रहा है। लेकिन डीप लर्निंग में हम डेंस नेटवर्क बनाते हैं, और वो डेंस नेटवर्क रेडी है, कल को डीप पढ़ना पड़े तो वो डीप पढ़ सकता है। क्या समझ में आया इससे? डीप लर्निंग में यहां पर, जैसे मैंने आपसे कहा, दो कंट्री के बीच में वॉर हो गई है, सारे सिनेरियो इमेजिन कर लो जो जो पॉसिबल है, सारे सिनेरियो इमेजिन करने हैं, सोचो। तो वो कितना ज्यादा डेंस सिनेरियो बनेगा। सिनेरियो 1, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। सिनेरियो 2, अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो सकता है। सिनेरियो 3, अगर वो वॉर करेगा और हम साइड से वॉर करेंगे तो ऐसा हो सकता है। सिनेरियो 4, अगर हम पहले वॉर करेंगे और वो साइड से वॉर करेगा तो ऐसा हो सकता है। सिनेरियो 5, हम दूसरे देश का सपोर्ट लेकर के उनसे वॉर करेंगे तो ऐसा हो सकता है। कितना कितना समझ रहे हैं? कितने सिनेरियोज हैं? लिमिटेड है क्या? बहुत सारे हैं। वो बहुत सारे सिनेरियोज ही क्या बने यहाँ पर? डेंस हो गया। डेंस का मतलब बहुत ज्यादा हो गया है। और जब बहुत ज्यादा न्यूरल नेटवर्क बन जाते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है डीप न्यूरल नेटवर्क। क्या बोला जाता है? डीप न्यूरल नेटवर्क। और वही डीप न्यूरल नेटवर्क आगे जाकर के जन्म दे देता है आपका डीप लर्निंग को। यहां पर देखिए क्या वर्ड देखने को मिल रहा है आपका, डीप न्यूरल नेटवर्क। डीप न्यूरल नेटवर्क इज नथिंग, जस्ट अ मल्टीपल पॉसिबल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। डीप लर्निंग एक्चुअली कुछ नहीं है, ये जस्ट एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है और कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 में किसी बंदे को जीतना है, एक छोटा सा एग्जांपल है, गलत एग्जांपल है वैसे ही, बस फिर भी एक बात में ले रहा हूं। कितने प्लेयर्स हैं? 11 प्लेयर्स हैं। दूसरे टीम के कितने प्लेयर्स हैं? 11 प्लेयर्स हैं। अगर वो सारे फॉर्मेशन फॉर्म कर ले कि अगर ये प्लेयर आपका कैप्टन हुआ और ये मेरी टीम बनी, और इस टीम में ये मेरा सब कैप्टन हुआ और ये बैटिंग पे उतरा, और अगर ये 0 पे आउट हुआ, अगर ये 1 पे आउट हुआ तो मुझे इतने रन मिल सकते हैं, तो मुझे इतने पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर वो सारे फॉर्मेशन बना ले एक बार में सारे, और उन सारे फॉर्मेशन पे वो बेट करे, तो वो तो किसी ना किसी फॉर्मेशन में तो जीतेगा। जीतेगा ना? क्यों जीतेगा? क्योंकि उसने सारे फॉर्मेशन चेक कर लिए। लेकिन वो सारे फॉर्मेशन बना ही नहीं सकता, पैसा ही नहीं उतना। भाई बिलियंस ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर कॉल्स होंगे। क्यों कॉल्स होंगे? देखिए 11x11 तो है, प्लस और भी पॉसिबिलिटीज है। 11 टीम है, 11 11x11 का परमुटेशन कॉम्बिनेशन है 11, और 11x11 नहीं, 11 की पावर 11 है ये, राइट। 11 की पावर 11, इतने फॉर्मेशन कॉल हो रहे हैं। अब इतने फॉर्मेशन में अगर उसकी एक एंट्री में 10 रुपए लग रहे हैं, तो इतने एंट्री के लिए कितना वो पैसा जीतेगा, तो बट वो बर्बाद ज्यादा होगा। तो फायदा क्या हुआ? 11 की पावर 11 पे, राइट। 121 कॉम्बिनेशन थोड़ी ना हुआ, क्योंकि वहां रिपीटेशन भी तो हो सकता है ना भाई। जैसे हाँ, एक के 11 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और उस एक के दूसरे के 11 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और दो के 11 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो बंदे के, नहीं नहीं, दो बंदों की भी 11 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। भाई सब कैप्टन और वाइस कैप्टन ये बन गए, कैप्टन और वाइस कैप्टन ये बन गए, सोचो कितने कॉम्बिनेशन है, राइट। और फर्स्ट प्लेयर पे ये उतर गया, सेकंड प्लेयर पे ये उतर गया।
तो जब इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो बना लेगा तो किसी एक में तो जीतेगा। तो इसीलिए जब डीप लर्निंग इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन बता देता है तो कोई एक आउटपुट तो सही देगा ना ये, और इसीलिए लास्ट में वही आउटपुट देता है जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो यहां पर ये एक एक जो ये छोटे छोटे गोले देख रहे हो ना, इन्हें बोला जाता है न्यूरॉन्स। क्या बोला जाता है इन्हें? न्यूरॉन्स। ये सब हम आगे सीखेंगे। इन न्यूरॉन्स का मतलब होता है, हाँ ये साइंस का ही वर्ड है आपका, जैसे कि ये आएंगे नोड क्या होता है, रूट नोड, लीफ नोड, वो क्लासिफिकेशन नोड, वो सब है हमारा। मोहित भाई बेसिक सा एग्जांपल है यहाँ पर एक मैंने यहाँ मैन बॉडी एनाटॉमी को यहाँ मैंने ओपन किया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ अगर मैं यहाँ पर मैं पिंच करूं इसे, तो यहाँ चुबाऊं, तो यहाँ तो दर्द नहीं होगा। क्यों? बॉडी तो एक ही है। ऐसा क्यों हुआ? अगर मेरी चोट यहाँ लगी है तो दिमाग में तो दर्द नहीं होगा। वो रन मूवी की तरह तो नहीं है कि उसको चोट कहीं और लगी थी और ऑपरेशन पेट में कर दिया था उसको चोट लगी थी कहीं और उसका किडनी निकालने के लिए यहाँ से ऑपरेशन कर दिया था। तो वो बोलता है कि चोट लगी थी सर में, या कुछ ऐसे ही बोलता है, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, रन मूवी में, और उसका ऑपरेशन कर देते हैं पेट में। रन मूवी है, राइट? तो अल्ताफ, चोट अगर यहाँ लगी है तो दर्द यहाँ तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो चोट लगी है, यहाँ का जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ का नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजेगा दिमाग को, और दिमाग डिकोड करेगा कि चोट किधर लगी है, और उसके अकॉर्डिंग वो पेन रिलीज करेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो पेन के जो आपके केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो आपको फील कराते हैं कि यहाँ चोट लगी है। क्योंकि बॉडी को भी रिएक्ट करना इंपॉर्टेंट है, वरना बॉडी रिएक्ट नहीं करेगा। किसी का हाथ गर्म जगह टच हो गया और बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर रही हो तो जल गया बंदा। तो बॉडी क्या होता है, तुरंत रिएक्ट करता है। बहुत रिएक्शन टाइम बहुत छोटा होता है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया अपने फिंगर टिप से, तो यहाँ फिंगर टिप वाला जो न्यूरॉन है वो एक्टिव हुआ। क्यों एक्टिव हुआ? क्योंकि यहां पर इनपुट आया, और इनपुट अगर इधर आया तो वही न्यूरॉन एक्टिव हुआ मेरा, और वही न्यूरॉन अगर एक्टिव हुआ तो वही न्यूरॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल आगे भेजेगा ब्रेन को, और उसी इलेक्ट्रिक सिग्नल से ब्रेन डिटेक्ट करेगा कि मुझे आउटपुट किस तरफ से लेके जाना है। हाँ, है ना? राइट, ऐसा ही होता है। तो इससे मुझे ये पता लगा कि भाई सवाल ये कि मेरे पास ये जो मल्टीपल, ये जो बीच के हैं, इन्हें बोला जाता है न्यूरॉन्स, सिंगल न्यूरॉन। इन्हीं को एक आगे टेक्निकल नाम दिया गया परसेप्ट्रॉन्स। ये सारे टेक्निकल वर्ड से सुनने में अच्छे लगते हैं, राइट? न्यूरॉन बोला गया। अब ये एक न्यूरॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो ये डेड होगा या ये लाइव होगा। किसी बंदे का यहां पर जो है वो चोट लग गया और ये पार्ट डैमेज हो चुका है। जैसे कि चोट मुझे लगेगा, आपको दर्द नहीं होगा क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है, या ये पार्ट मेरा सुन्न हो चुका है, यहाँ कुछ भी कर लो अब यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। तो इसका मतलब यहाँ के न्यूरॉन क्या हो गए हैं? थोड़े टाइम के लिए डेड हो गए हैं। वो जो केमिकल आपको देते हैं ना सुन करने के लिए, वो डेड हो जाता है। डेड मर नहीं जाता वो, तो मतलब एनेस्थीसिया जो होता है आपका, राइट, वो आपके एनेस्थीसिया में आपका वो उतना पर्टिकुलरली पार्शियल एरिया जो आपका सुन्न हो जाता है, राइट। उससे क्या हुआ, वो न्यूरॉन एक्टिव नहीं है। वो न्यूरॉन एक्टिव नहीं है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं भेजेगा। इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं भेजेगा, ब्रेन को पता नहीं लगेगा। तो उस पर्टिकुलर पोर्शन में कुछ भी कर लो, कट लगा दो, कुछ भी कर लो, मेजर ऑपरेशन कर दो, बंदे को पता ही नहीं लगेगा। बाद में उठेगा तो दर्द होगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज, ये जो मेरा न्यूरल नेटवर्क है, इस न्यूरल नेटवर्क में ये एक एक सिंगल न्यूरॉन्स है। किसमें? स्क्रीन शेयरिंग हट गया, एक मिनट ये रीशेयर करता हूं, ठीक है। तो यहां पर मुझे ये पता लगा कि डीप लर्निंग के अंदर में, हम यहाँ ना डीप लर्निंग इसीलिए कहा जाता है कि डीप में लर्न करेगा। और ये डीप में लर्न क्यों करेगा? क्योंकि उसके लिए हम इसे डीप नेटवर्क देंगे, और वो डीप नेटवर्क इतने तरीके से देंगे कि कोई भी कॉम्बिनेशन ना छूटे। अब ये डीप नेटवर्क कितना होगा, उसके लिए हमें बार बार हिट एंड ट्राई, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, वो सब चेक करना पड़ेगा। और वो डीप नेटवर्क के बाद आउटपुट में ये आउटपुट लेयर होता है, ये इनपुट लेयर होता है जहां से डेटा आ रहा है, और बीच में ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस है। कभी कोई न्यूरॉन एक्टिव होगा, कभी कोई न्यूरॉन डेड होगा, कभी कोई न्यूरॉन इनएक्टिव होगा, और ये सब न्यूरॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल देंगे। और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ क्या होगा, 0 और 1 होगा। मशीन तो 0 1 पे काम करता है ना, तो ये न्यूरॉन तब एक्टिव माना जाएगा जब ये 1 आउटपुट देगा। और ये मान लेते हैं ये 2 आउटपुट है, ये कैट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों आउटपुट। और यहाँ पर इनपुट में एक इमेज आया, और इमेज आते आते यहाँ पर ये वाला एक्टिव जो 80% से फाइनल आउटपुट दे रहा है इलेक्ट्रिक सप्लाई,
और ये वाला 20% से दे रहा है, तो ज्यादा आउटपुट किससे आ रहा है? इस 80% वाले से। तो फाइनल आउटपुट कौन दे रहा है? ये 80% वाला। तो ये 80% तो डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये न्यूरल नेटवर्क किसका आउटपुट देगा? डॉग को आउटपुट। की आपने जो इमेज दिया वो क्या माना गया? वो डॉग माना गया, राइट? सो इट मीन्स हमें ये पता लगा कि ये जो डेंस न्यूरल नेटवर्क है, इसमें हम आर्टिफिशियली मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं, और वो जितना ज्यादा डेंस न्यूरल नेटवर्क होगा वो उतने ज्यादा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीख पाएगा और उतना अच्छे से वो आउटपुट दे पाएगा। अभी स्क्रीन नहीं आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार कंफर्म करो भाई, स्क्रीन शेयरिंग का दिक्कत तो नहीं है? आ रही है नूर साहब, मेरे इशू आ रहा होगा सर, चेक करो जरा एक बार, यहाँ के वाईफाई से कनेक्ट कर लो। स्टक हो रहा बस ये है, लेकिन आ रही है, स्क्रीन शेयर है पूरी। ठीक है, गुड। देखो एक बार ये रीजन कर लो। डीप न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं सो दैट मॉडल कैन लर्न मल्टीपल कॉम्बिनेशन, एंड दैट इज द रीजन, खुद से, एंड दैट इज द रीजन इट रिप्रेजेंट इटसेल्फ एज अ डीप लर्निंग, कि डीप में लर्न कर सकता है। डीप में लर्न क्यों कर सकता है? बिकॉज इट हैज deep neural networks, and that deep neural networks can able to learn multiple permutation and combinations, और मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन रन करने का मतलब है कि वो आउटपुट आंसर सही देगा, मैक्सिमम चांसेस है मेरा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर मुझे ये पता लगा कि डीप न्यूरल नेटवर्क इस तरीके से काम करता है, और ये किसका फील्ड है? मेरा डीप लर्निंग का फील्ड है। कोई डाउट तो नहीं इसमें मोहित भाई? कोई कंफ्यूजन? इस डीप लर्निंग के फील्ड में अब सवाल ये कि किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क बनाया जाए। ब्रेन तो खुद बना लेता है, एक एक सेल कनेक्ट होता है न्यूरॉन्स से, राइट? एक एक न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो मशीन कैसे बनाए? मशीन खुद तो बनाएगा नहीं, तो हमें बताना पड़ता है इनपुट में एक बार 80 न्यूरॉन बना करके देखो, इनपुट में 100 न्यूरॉन बना करके देखो, और जरा देखो आउटपुट कैसा आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो 100 न्यूरॉन काफी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 100 न्यूरॉन्स काफी थे। अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो बड़े न्यूरॉन्स लो। ये समझ में आया? अब न्यूरॉन्स का मतलब ये एक्टिव सेल, ये वाला, ये एक एक सेल जो है, ये वाला एरिया, ये वाला एक एक सेल एक एक न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और या तो ये एक्टिव होगा या तो ये इनएक्टिव होगा, है ना? और ये जितना ज्यादा होगा मॉडल उतना ज्यादा डेटा लर्न कर सकता है, और ये जितना कम होगा मॉडल उतना कम डेटा लर्न कर सकता है। सेम सोचो ना, वॉर के जीतने के सिनेरियो ज्यादा कब होंगे? जब हम ज्यादातर कॉम्बिनेशन सोच लें। चेस बंदा कब जीतता है? जब वो ज्यादातर परमुटेशन सोच लेता है। आपस में 2 टीम बंदे चेस खेल रहे हैं, और एक बंदा क्यों जीत रहा है? क्योंकि उसे सामने वाले के चाल के अकॉर्डिंग उसके परमुटेशंस पता है कि ये अगर ये यहाँ पर पीसीस चल रहा है, इसके बाद ये चल सकता है, उसके बाद ये कनेक्शंस होगा, ये मुझे यहाँ पर ये इस पे अटैक करेगा, तो मैं इसको काउंटर करने के लिए मैं ये चलता हूँ। वो एक्चुअली में कर क्या रहा है? कॉम्बिनेशंस बना रहा है। और चेस वालों का माइंड क्यों शार्प होता है? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बनाने सीख रहे हैं, और उस कॉम्बिनेशन को सीखने के लिए उनका ब्रेन खुद कॉम्बिनेशन बना रहा है, मल्टीपल, राइट? इसलिए चेस को एज अ ब्रेन गेम प्रमोट किया जाता है कि नहीं? अभी पता है आपको मैग्नस कार्लसन नाम है उसका शायद, मेरे ख्याल से उसने चैट जीपीटी को हराया था, पता है आपको अभी? हाँ, ये रहा आपका, देखिए अभी रिसेंट का आर्टिकल है 21 जुलाई का, ये रहा आपका। मैग्नस कार्लसन हैज डिफीटेड चैट जीपीटी इन अ स्ट्राइकिंगली क्लीन गेम ऑफ चेस विदाउट लूजिंग अ सिंगल पीस। कितने मूव्स में? 34 मूव्स में। हाँ भाई रोशन, स्क्रीन नहीं आ रही क्या? शो नहीं हो रहा, स्क्रीन अटक गई है। अटक गई है? एक मिनट। 34 मूव्स में बंदा बोल्ड। कौन? चैट जीपीटी, राइट? राइट? क्यों ऐसा? इसीलिए नहीं हुआ कि वो चैट जीपीटी, एक्चुअली क्या है ना, एआई का एक इशू भी है मोहित भाई। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि टॉप आने के 100 मेथड्स बताओ, आईएएस बनने के 100 मेथड्स बताओ, आपने मुझे 100 मेथड्स बता दिए। उस 100 में से अगर आप हर बार एक काम नहीं कर रहा है दूसरे पे शिफ्ट हो जाओगे, दूसरा काम नहीं कर रहा है तीसरे पे शिफ्ट हो जाओगे, तो आप तो शिफ्ट ही होते रहोगे, और दूसरे बंदे को एक ही मेथड पता है वो उसी को बार बार करेगा, वो जीत जाएगा। तो मल्टीपल मेथड्स कभी कभार हमारे लिए मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी होता है कि नहीं होता है ना? दो नाव पे सवार होना कह सकते हैं। तो इसीलिए चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल है, इतनी ज्यादा परमुटेशन है, वो तो अच्छी बात है, आउटपुट उतना अच्छा आ रहा है, लेकिन वही ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशंस
उसको बेटर आउटपुट देने में चैलेंज आ जाएगा। इसलिए जब चैट जीपीटी से आप बोलते हैं इसका अच्छा आंसर दो, तो वो 2-3 रिस्पॉन्स दे देता है, प्रीफर 1 करो, प्रीफर 2 करो या प्रीफर 3 करो, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि भाई बंदा क्या प्रीफर करेगा। 3 रिस्पॉन्सेज दे दिए उसने, क्यों दे दिए? क्योंकि वो तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देने के लिए रेडी है, राइट? अब उसमें बेटर क्या होगा वो आपको डिसाइड। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की, आपका इंटरवीन की रिक्वायरमेंट यहां पर पड़ गई हमें। ये बात क्लियर है? क्योंकि मल्टीपल कॉम्बिनेशन मल्टीपल प्रोबेबिलिटी को लूज करेंगे। अगर 10 मेरे पास कॉम्बिनेशन है तो हर एक पे प्रोबेबिलिटी कितनी गई? अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए 10% गई, राइट? तो जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन भी होंगे उतना ज्यादा लर्निंग भी अच्छा होगा, बट मैं उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी लूज भी कर रहा हूं अपना। और अगर एक ही कॉम्बिनेशन है तो प्रोबेबिलिटी तो होगा आपका, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी में गलत भी होगा और सही भी हो सकता है। तो इसीलिए ये डीप न्यूरल नेटवर्क कितना सही न्यूरल नेटवर्क हो, ये डीप लेवल कितना हो, हिडन 1 हो, हिडन 2 हो, हिडन 3 कितना हो, क्यों 3 पे रुक गया, क्यों नहीं चौथा गया, ये कौन डिसाइड करेगा? यहीं पर आता है एआई एमएल इंजीनियर। समझ आया उसका काम, राइट? भाई ये 3 की वजह 2 क्यों नहीं था, ये 2 की वजह 1 क्यों नहीं है, ये सीधा इनपुट से एक न्यूरॉन बना करके 2 आउटपुट क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? यहां पर 3 की वजह 4 हिडन लेयर क्यों नहीं लिया? ये सब कौन चेक करेगा? एआईएमएल इंजीनियर। यही काम होता है उसका कंपनी। समझ आ रहा है? अब ये काम करने के लिए तो उसे मैथमेटिकल अप्रोच भी पता होना चाहिए प्लस कोडिंग अप्रोच भी, क्योंकि एल्गोरिज्म समझने के लिए मैथमेटिक्स और उसे सॉल्व करने के लिए कोडिंग अप्रोच, इसलिए दोनों चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर ये मुझे पता लगा कि भाई डीप लर्निंग इस तरीके से काम करता है और ये आर्टिफिशियली हम न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करें, न्यूरॉन्स का नेटवर्क, जैसे ब्रेन का नेटवर्क है, नर्वस सिस्टम का नेटवर्क है, सेम एज इट इज ये न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है? अब इस न्यूरल नेटवर्क का टाइप्स भी अलग अलग तरीके से है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर आए और यहां पर हम बोले, स्क्रीन शेयर है ना? ठीक है सर, हो रही है भाई, रोशन आ रही है? ठीक है। यस सर। तो ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है मोहित भाई, ये डिवाइड हो गई अपने टाइप्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे बेसिक एमएल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैं जो न्यूरल नेटवर्क यूज करूंगा अल्ताफ, उसका नाम होगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी एएनएन। क्या नाम होगा उसका? हाँ, अगर मुझे एमएल का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैं किसको उठा सकता हूं? डीप लर्निंग का कौन सा मॉडल? एएनएन। एएनएन का मतलब बेसिक न्यूरल नेटवर्क बनाओ, और वो कितना लेयर हो सकता है? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, एक भी हो सकता है। और ये कौन डिसाइड करेगा? एआई एमएल इंजीनियर। उसका यही काम है, ठीक है, कि बेस्ट हिडन लेयर क्या बन रहा है, बेस्ट न्यूरॉन क्या बन रहा है, बेस्ट आउटपुट किस पे आ रहा है, तभी तो पे किया जाता है। अब अगर बेसिक एमएल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम किसके थ्रू यूज कर सकते हैं डीप लर्निंग में? एएनएन के थ्रू। एएनएन का फुल फॉर्म क्या है यहां पर? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। समझ आ रहा है? राइट? अगर मुझे इमेज से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कराना है तो इमेज के लिए ये एएनएन उतना फिजिबल नहीं है। एएनएन के साथ एक और चीज की जरूरत पड़ती है जो खाली इमेज को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सके, एंड दैट इज कॉल्ड सीएनएन। ये कोई न्यूज चैनल नहीं है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। क्या है ये हमारा? क्या है भाई बताइए? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो एक हमारा हो जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एक हो जाता है हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्यों है? नेटवर्क्स क्यों है ये? अरे एक से ज्यादा हो सकते हैं ना नेटवर्क, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3। ठीक है? और अगर मुझे सीक्वेंस डेटा पे काम करना है, सीक्वेंस का मतलब जिसमें अगला डेटा पिछले से जुड़ा रहता है, जैसे कि हमारे वर्ड्स होते हैं, हेलो मोहित हाउ आर यू, इसमें मैं ये नहीं बोल सकता मोहित आर हाउ यू हेलो, ये गलत हो गया। तो इसमें हेलो मोहित हाउ आर यू में एक एक वर्ड पिछले वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये सीक्वेंस का डेटा है। मैं वर्ड जो बोल रहा हूं, मैं कन्वर्सेशन जो कर रहा हूं, ये पिछले से जुड़ा हुआ है। स्टॉक मार्केट का एनालिसिस, आज का प्राइस पिछले प्राइस से जुड़ा हुआ है। आज का प्राइस अगर 500 है, ऐसा नहीं बोल दोगे कि ये 3 साल पहले भी 500 था, क्योंकि ये पिछले से डिराइव होकर के आ रहा है। तो सीक्वेंशियल डेटा जब भी होगा मेरा, उसमें ये एएनएन और सीएनएन भी ना यूज करके कौन सा यूज करेंगे? आरएनएन। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, ऑडियो हो गया, टाइम सीरीज यानी स्टॉक हो गया आपका, और लैंग्वेज हो गया यानी कि टेक्स्ट। क्या हो गया? टेक्स्ट कन्वर्सेशन। जैसे कि जीमेल पे कुछ राइट कर रहे हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक आ गया, उसको कौन करेक्ट करेगा?
RNN सीक्वेंस तो डेटा टाइप बता रहा हूँ, जैसे इसमें इमेज होगा, इसमें सीक्वेंस, और सीक्वेंस में कौन कौन से ऑडियो, स्टॉक्स और लैंग्वेज। एक मुझे म्यूजिक बनाना है, एक मुझे पोयम बनानी है, पोयम में ऐसा थोड़ा ना कुछ भी जोड़ दो, रिदम होनी चाहिए, एक एसेंस होना चाहिए। पर बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग मतलब ये थोड़ा ना कुछ भी जोड़ दो, एक सीक्वेंस में रहता है ना। तो ये RNN के थ्रू ही सॉल्व होगा, समझ आ रहा है। RNN का यहां पर क्या मतलब हुआ, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। क्या हुआ, रिकरेंट का मतलब ये पिछले को समझो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। किसको समझो, रिकरेंट का मतलब क्या हुआ यहां पर मोहित भाई, पिछले वाले को समझो। मैंने यहां पर रिकरेंट वर्ड को कॉपी किया और मैंने कहा भाई ये क्या है, तो ये मुझे बता देगा रिकरेंट का मतलब यहां पर क्या बताना चाह रहा है। यहां पर रिपीटेडली जो बार बार यहां पर किया जा रहा है, तो वो पिछले के कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है। देखिए एक साइकिल ऑफ पैटर्न, वन टाइम इवेंट, राइट है ना, 11-11 वाला जो हमने लिया था, राइट। तो सेम एज इट इज इसमें रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में, क्योंकि ध्यान से देखना बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी, ज्यादा कुछ नहीं है। मोहित भाई मुझे ना ये पता करना है, हेलो हाउ आर के बाद क्या आता है, हाउ आर के बाद कौन सा वर्ड आता है, क्या पता करना है, हाउ आर के बाद कौन सा वर्ड आता है। RNN बताएगा क्या आता है। हेलो हाउ आर के बाद क्या आएगा, यू क्यू आ रहा है, आपको कैसे पता हेलो हाउ आर यू आ रहा है, नर्सरी क्लास के बच्चे को क्यों नहीं पता है ये बात। रिदम वही है, क्योंकि आपको पता है हेलो के साथ हाउ आता है। ध्यान से देखना, पहला इटरेशन है हेलो के साथ हाउ आता है, दूसरा इटरेशन हेलो हाउ के साथ आर आता है, और तीसरा इटरेशन हेलो हाउ और आर अगर तीनों एक साथ है तो चौथा यू ही होगा। तो इसीलिए यहां पर ये क्या बना आपका, हेलो हाउ आर यू बना। ये बात क्लियर है, क्यों बना, क्योंकि इसमें रिकरेंटली रिपीटेडली आपने चेक किया, पहला हेलो है, दूसरा रिपीटेशन में क्या चेक किया, हेलो हाउ है, तीसरे रिपीटेशन में क्या चेक किया, हेलो हाउ आर है, चौथे रिपीटेशन में क्या चेक किया, हेलो हाउ आर यू है। अब एक हैरानी की बात है जो आप सुन के हैरान हो जाओगे, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होता है। ये इसमें डीप लर्निंग के फील्ड में अगर मैंने ये बोला ना कि इसे समराइज करो चैट जीपीटी को, इस तरीके से सोचा ही नहीं होगा, बिलीव मी। आप सोचोगे यार ML इतना बेकार काम करता है, इतनी इसकी हालत खराब होती है। इसे मैंने क्या बोला यहां पर, समराइज दिस, क्या बोला इसे मैंने, समराइज दिस। ये पता है क्या करता है बैकएंड में, सबसे पहले पहला वर्ड उठाता है, उसको समझता है, फिर पहला और दूसरा वर्ड उठाता है, उसे समझता है, फिर पहला दूसरा और तीसरा उठाता है, उसे समझता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और ये हर बार चलेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, फिर से पहले से सातवां, फिर से पहले से आठवां, फिर से पहले से नौवां, फिर से पहले से 10वां। इसीलिए यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का लिमिट होता है। अब आपको समझ में है कि ये प्रॉम्प्ट में लिमिट क्यों डाल दिया जाता है, कि आप इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते उससे। क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि उसे देखिए कितना हैवी इटरेशन रन करना पड़ रहा है, हर बार पहले से जा रहा है, हर बार पहले से जा रहा है, पहले से जा रहा है, और कितना फास्ट जीपीयू को काम करना पड़ रहा है इसके लिए। तभी ऐसा होता है, तभी ऐसा होता है। इसलिए जब आप यहाँ पर किसी भी LLM मॉडल पर काम करते हैं तो LLM मॉडल पर यहाँ पर क्या रहता है, टेक्स्ट इनपुट लेंथ ऑफ चैट जीपीटी। और यहां पर देखिए क्या कह रहा है आपका 40, क्यों इसने लिमिट लगाया भाई, इस 406 को बार बार चेक करना है, 4096 का फैक्टोरियल पता है आपको, 4096 चेक किया पूरा, फिर 4096 से कम चेक किया 4095 तक स्टार्टिंग से, फिर 4094 तक चेक किया, 4093 तक चेक किया, तो 4096 का क्या बना, फैक्टोरियल क्या बना, 4096 का फैक्टोरियल के लिए हमने यहां पर बोला इंपोर्ट मैथ, और यहां पर बोल दिया मैथ डॉट क्या फैक्टोरियल किसका 4096 का। एक्सीड हो गया लिमिट, कितने डिजिट जा रहे हैं 4300, इसीलिए अब चेक कर लो ना। चलो 4096 छोड़ो, मैं थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूं मुझे 1000 बता दो, बस ये है, राइट। इतनी बार वो प्रोसेस हो रहा है, आपको क्या लग रहा है सीपीयू कर रहा था, नहीं कर रहा था, इसीलिए जीपीयू चाहिए था हमें।
इतनी बार वो चेक किया, ये 100 नहीं 1000 का परम्यूटेशन है ये। और ये काम एक्चुअली वो ट्रेनिंग टाइम में हुआ है मोहित भाई, टेस्टिंग टाइम में ये नहीं होता है। वो डेटा जाती समझ जाता है, अच्छा ये तो ये डेटा आया, इसका आंसर दे दो। इसीलिए ट्रेनिंग में इतना पैसा बर्बाद होता है, क्योंकि मॉडल जब उस पैराग्राफ को समझ रहा है, सीख रहा है, सीखने में उसे इतने कॉम्बिनेशन रन कराने पड़ेंगे, वो भी तब जब 1000 कॉन्टेक्स्ट का डेटा है। आपको क्या लग रहा है कि वो ये मॉडल ट्रेन करना इतना आसान काम होता? नहीं होता। बड़े बड़े पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, और इसी में काम कर रहा है। इसीलिए आने वाला फील्ड क्वांटम कंप्यूटिंग का है। क्वांटम लेवल पर ये कैलकुलेशन होंगी और इतना फास्ट होंगे कि ये बहुत फास्ट काम करेगा। आने वाला टाइम एजीआई का है, आपका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से भी एएसआई, सुपर इंटेलिजेंस, राइट। एजीआई तो चल ही रहा है जनरल इंटेलिजेंस पर, राइट। सुपर इंटेलिजेंस में बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा, बहुत फास्ट। तो यानी कि अगर मैं यहां पर ये चेक करूं और मैं जीपीटी से ही मैं ये बात बोलूं कि कहां गया जीपीटी हमारा, ये था ना। यहां पर हमने बोला कि हाउ डस जीपीटी अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ, ठीक है, गिव पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपका फॉर्म्ड, ठीक है। और यहां पर ये हमने पैराग्राफ पास कर दिया, ये रहा, राइट। देखिए कॉन्टेक्चुअल लेयर चल रहा है यहां पर, इनपुट पैराग्राफ यहां पर ये हुआ, टोकनाइजेशन क्या हुआ, एक एक वर्ड तोड़ा गया। ये सब हम आगे सीखेंगे, डीप लर्निंग के अंदर आएगा ये सब, राइट। ये देखिए, देखिए इधर ध्यान से, ये देखिए यहां पर एक एक चेक किया गया, ये देखिए ये रिपीट किया गया यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये देखिए जोड़ा गया, रिकरेंट, यहाँ पर हैपनिंग अगेन, रिपीटेडली, पीरियोडिक, और ये चल रहा है बैकएंड में। उसके बाद चेक किया गया इसे, उसके बाद वो फाइनली समराइज करके आंसर देता है, राइट। तो ये काफी ट्रेनिंग का टास्क, काफी हैवी टास्क होता है, बहुत महंगा टास्क होता है। तो मुझे ये पता लगा कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये आरएनएन किसमें हमारा यूज होगा, जहां पर ट्रेनिंग रिपीटेडली चल रही है और एक मेमोरी पिछले मेमोरी से डिराइव्ड है। हेलो, ये आर कैसे डिराइव्ड है, हेलो हाउ के बाद ही डिराइव्ड है। तो वो अपने आप समझ जाएगा भाई, जब हम समझ गए हेलो हाउ के बाद आर आता है, तो मॉडल क्यों नहीं समझ पाएगा जब उसे सिखाया जाएगा ये चीज बार बार, राइट। इसीलिए आपके ये मॉडल इतने एडवांस हो चुके हैं, क्योंकि इनमें ट्रेनिंग टाइम बहुत गया। अब हमने पूछा था ना यहाँ पर, ये हमारे कि ये हमारे क्या होते हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। ये कितने होंगे मोहित भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 7 21 है। अब 21 का 21 से कॉम्बिनेशन, 21 इंटू 21 का है कि नहीं है। तो यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो 21 का 21 से कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है इधर, आप 21 इंटू 21 का, ये क्या लिख दिया मैंने, 21 इंटू 21 के बेसिस पे, 441 के बेसिस पे, राइट। ये हर एक 21 21 से चेक कर सकता है ना। अरे जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक तरफ 3 न्यूरॉन है और दूसरे तरफ भी 3 न्यूरॉन है, तो ये कितना बनाएंगे कॉम्बिनेशन है, हर एक का 3 बनेगा, 3 बना, दूसरे का क्या बनेगा, 3 बनेगा, और तीसरे का भी क्या बनेगा, 3। तो टोटल कितने बजे, 3 3 जा 9। तो ये 20 इंटू 21 इंटू 21 कितने न्यूरल नेटवर्क्स बना रहे हैं इधर, 441। तो इन्हीं को बोला जाता है पैरामीटर्स। क्या बोला जाता है इन्हें, पैरामीटर्स। और यहां पर आप चेक करेंगे कि चैट जीपीटी भाई, चैट जीपीटी कितने पैरामीटर्स पर आपका ट्रेंड है, कितने पैरामीटर्स पर ट्रेंड है, कितने पैरामीटर्स। और ये जो अभी का इसका जीपीटी 4 मॉडल है, ये रहा, कितने पैरामीटर्स पर ट्रेंड है, 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स, 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेंड है ये। अभी हमारे पास तो ये 441 पैरामीटर्स आए थे बस। सोचिए 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स, क्या उसके पास कॉम्बिनेशन की कमी है क्या। आप उससे मैथ पूछो, साइंस पूछो, एसएसटी पूछो, हिंदी पूछो, संस्कृत पूछो, उर्दू पूछो, फारसी पूछो, कुछ भी पूछ लो, हैं, उसे बोल देंगे ये हिंदी और संस्कृत में एक ट्विंकल ट्विंकल का पोएम बना करके दो, तो दोनों बना करके दे देगा, क्योंकि सब पे ट्रेंड है। 1.8 ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन पैरामीटर्स। एक ट्रिलियन अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उतने पैरामीटर्स पे वो ट्रेंड है। तो ट्रेनिंग हवा में तो नहीं हो गई होगी, उसमें हैवी कंप्यूटेशनल कॉस्ट गया होगा हमारा, राइट। जीपीटी के फाउंडर से पूछा गया कि आपके लिए वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, नाइटमेयर जिसे कहते हैं। नाइटमेयर का मतलब
कि दिवालिया हो गया बंदा पूरा, वर्स्ट, कि वो ऐसा दिन सोच भी नहीं सकता। तो वो उसके अकॉर्डिंग ये था कि वो दिन होगा जिस दिन बंदे जीपीटी यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा हैवी कंप्यूटेशनल कॉस्ट जाता है ना इसे चलाने में, कि जिस दिन बंदों ने यूज करना बंद कर दिया, और बंदे यूज करना बंद कब कब करेंगे, जब उनके काम का नहीं होगा, है ना, तभी तो यूज करना बंद करेंगे। तो वो उनके लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर होगा, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट इतना हैवी जा रहा है उसको बार बार प्रोसेस करने में, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका पर्टिकुलरली लॉस मेकिंग हो जाएगा, बहुत हैवी लॉसेस होगा, राइट। जीपीटी मैं भी कुछ 7 महीने से यूज कर रहा हूँ, हम्म। और अभी कुछ दिन पहले जीपीटी ने नोटिफिकेशन दिया, मतलब मेरे बारे में खुद ही बता दिया उसने कि हाँ। आप इस तरह के एग्जाम। हाँ वो तो बताएगा ही, है ना, ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन मत देना उसे, हाँ राइट, वो चीज है। बंदे तो दे देते हैं, बंदों ने तो अपना सब कुछ कुंडली से लेकर के सब कुछ दे दिया कि भाई ये उसका रिश्ता है, बताओ जरा कि ये मैच भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना, कल को डेटा प्राइवेसी ब्रीच हुआ तो गया, फिर मामला खत्म है, राइट। तो मुझे ये पता लगा एक्चुअली मैं इन्हीं को पैरामीटर्स कॉल कर रहा हूँ, क्या ये बात क्लियर है? ये तो छोटा सा मॉडल था ना हमारा, ये रहा 441 का, नहीं वो तो तीनों यूज किया, खाली एक से नहीं बना ना मॉडल। जीपीटी मॉडल तो सबका यूज, मल्टी डायमेंशनल मॉडल है ना, ये तो हर एक चीज के लिए पॉसिबल है, राइट। तो इतने न्यूरल नेटवर्क फॉर्म है, 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स के न्यूरल नेटवर्क है, तो वो तो आंसर देगा ही ना। इतना बड़ा ब्रेन को आप बोल रहे हो 2+2 बताओ, तो क्या वो नहीं बताएगा क्या? वो ऑफकोर्स बताएगा, राइट, वो चीज है। लेकिन उतना बड़ा ब्रेन भी मैथमेटिकली और फिजिक्स के अकॉर्डिंग वीक पड़ जाता है। यहां पर हम बोलते हैं इधर आकर के कि भाई क्रिएट न्यू PHY, आपका PHY SICS, न्यू फिजिक्स फॉर्मूला विच कैलकुलेट आपका कि थॉट प्रोसेस में आपका कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, ENERGY, मतलब अगर कोई बंदा क्रिएट न्यू फिजिक्स फॉर्मूला विच कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 मिनट थॉट प्रोसेस। अगर मैं 1 मिनट सोच रहा हूं तो मैंने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, सोचिए भाई, साइंटिस्ट तो निकाल देंगे अगर वो सोचने पर बैठे या किया तो उन्होंने, ठीक है। यहां पर देखिए ये बना रहा है कुछ से कुछ, राइट राइट, एवरेज पावर कंजप्शन फॉर ब्रेन इन वॉट्स, और अटेंशन इंटेंसिटी जो आप 0 से लेकर के 1 तक मान करके चल रहे हैं, और कितने टाइम के लिए आप यहाँ पर सोच रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 60 सेकंड सोच रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कितना एनर्जी जूल यूज किया, 1200 जूल यूज किया, ठीक है। अब देखना यहां से, अगर ये 1200 जूल मैंने यूज किया, अगर यहां पर मेरा ये 20 क्या था मेरा ह्यूमन, देखिए ये इसने बेसिक स्टेट्स यूज किया कि 20 वॉट्स ऑफ पावर आपका कंज्यूम होता है जब वो आपका रेस्ट पोजीशन में रहता है। और आप 20 वॉट्स ऑफ पावर को आप कितने देर के लिए सोच रहे हैं? नहीं, इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी से सोच रहे हैं? सो के सोच रहे हैं या एकदम बहुत फोकस होकर के सोच रहे हैं, राइट, ठीक है। 0 या 1, 0-1 के बीच में इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी से सोच रहा हूं मैं, तो मैं 1 पे सोच रहा हूँ, एकदम 0 से सोच रहा हूँ तो बस सोच रहा हूं मैं, राइट। चिप्स खा करके आराम से बेड पे पड़ के सोच रहा हूँ, वो अलग चीज। और कितने सेकंड के लिए? 60 सेकंड के लिए। तो कितना जूल यहाँ पर कंज्यूम हुआ? 1200 जूल यहाँ पर कंज्यूम हुआ। अगर 1200 जूल कंज्यूम हुआ इफ अ पर्सन आपका ऐसी थिंक करता है आपका 24 आवर्स के लिए, ठीक है, तो हाउ मच कितना जूल्स है आपका ये? ठीक है, यहाँ पर ये इतने, ये इस 24 घंटे सोचने पे कितना? 17 लाख आपका 28,000 जूल्स ऑफ एनर्जी, राइट। अभी देखना
ये 17 लाख जूल्स ऑफ एनर्जी से आपका आपका बेसिक ये तो फॉर्मूला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है राइट। इसके अकॉर्डिंग अगर 60 वाट का लेकर के चलते हैं एक बल्ब का, ठीक है, तो आपके हिसाब से अगर मैं 24 घंटे सोच रहा हूं तो मैं 8 घंटे का मैं बल्ब जला दूंगा 60 वाट का। अब एक बात बताओ मुझे, सोचो हैं? अगर 10 वाट का एलईडी बल्ब है तो मैं 48 घंटे चला दूंगा। आपके कहने का क्या मतलब है? एक मैं बंदा पकड़ लेता हूँ, कोई पागल है उसमें मैं, वो पागल है, वो तो दिन भर सोच ही रहा है। उसको मैं अब एक ऐसा मशीन बनाते हैं जो उसके सोचने के इलेक्ट्रिक इंपल्सेस और एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके आपको लग रहा है सही होगा? 24 घंटा सोच रहा है, 48 घंटे बल्ब जल रही है उसकी घर की। आप घर पे जाकर के उससे मिलोगे, क्या कर रहा है भाई? तो बल्ब जला रहा हूं मैं बस बैठ के सोच रहा है। ये उसने खुद से कुछ दिया, बट आपका ये कितना करेक्ट है? एक मिनट यार, हट जाओ, साइन अप पे क्लिक कर दिया था मैंने। खैर कोई नहीं, वो आप ट्राई करना, फनी था काफी राइट। तो आपके कहने का क्या मतलब है अल्ताफ? ये तो चैट जीपीटी कह रहा है कि भाई अगर आप 24 घंटे सोचोगे तो आप 48 घंटे बल्ब जला दोगे, पॉसिबल है राइट। उसने बेसिक जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं उन्हीं को कॉल किया। एक नया फॉर्मूला कुछ भी वो जनरेट करके नहीं देगा। हाँ, बेसिक यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट लगा लेगा, वो उसके फैक्टर में होता है, वो उसका फंक्शन ऑफ एक्स है, उसके अकॉर्डिंग वो कॉल करके दे देगा। जैसे हाई इंटेंसिटी मान लिया 0 से 1 के बेसिस पर राइट, तो वो चीज है राइट। अब इसने ये तो लिया नहीं कि अगर गुस्से में सोच रहा है तो गुस्से में सोच रहा है ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है राइट, तो हो सकता है पूरे एरिया का बल्ब जला दे वो तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि उसका वीक पोर्शन क्या है राइट, और वो किस तरीके से उसका थॉट प्रोसेस है। तो ये जो हमारे 3 न्यूरल नेटवर्क है, ये 3 न्यूरल नेटवर्क मिल करके कंप्लीट करते हैं मेजर डीप लर्निंग को। क्या ये बात क्लियर है? ये स्क्रीन शेयर है भाई, सभी लोग बताइए यस या नो सर। और ये तीनों न्यूरल नेटवर्क मिलकर के क्या शेयर करते हैं? आपका डीप लर्निंग को। और डीप लर्निंग में हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं? आपका ANN, CNN और RNN। एक हमारा कन्वोल्यूशनल प्रोसेस है। कन्वोल्यूशनल प्रोसेस का मतलब होता है मोहित भाई, इमेज में से फीचर एक्सट्रैक्ट करो। क्या करो? कन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका डेटा, जो भी आपके पास डेटा है, जैसे इमेज डेटा, उसमें से एक एक फीचर्स को रीड आउट करो और उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी में कन्वर्ट करो। यहाँ पर हम कन्वोल्यूशन प्रोसेस हम करेंगे, यहाँ पर ये हम सीखेंगे। देखिए, जो इनपुट जो भी हमारे इमेजेस होते हैं उनको छोटे डेटा में कन्वर्ट करता है, मैप करा देता है, बड़े फीचर्स को छोटे फीचर्स में मैप करा देता है। ये एक हमारा मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है। ये हम आगे सीखेंगे जब हमारा कन्वोल्यूशनल CNN नेटवर्क आएगा हमारा राइट। ये बात क्लियर है? तो यहां पर हमने ये जाना कि भाई हमारा डीप लर्निंग मेजर किस पे? ANN, CNN और बताइए RNN पे। RNN किस लिए मिली? टेक्सचुअल, ऑडियो, स्टॉक मार्केट, जहां पर सीक्वेंशियल डेटा हो राइट, तो वहां पर RNN। CNN कहां पर? जहां पर वीडियो इमेज प्रोसेसिंग टाइप का डेटा हो। और ANN कहां पर? जहां पर मशीन लर्निंग के बेसिक प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना हो। ये बात क्लियर है? ये तीनों मेजर मिल करके क्या बनते हैं हमारे मोहित भाई? हाँ, ये तीनों मेजर मिलकर के हमारे बनते हैं डीप लर्निंग। ये तीनों हल्के नहीं है, ये तीनों बहुत बड़े हैं राइट, है ना? और क्या, यहाँ पर ये तीनों में ना है, यहाँ पर अलग अलग मॉडल्स हैं इसमें। ये फील्ड का नाम है। इस RNN के अंदर पढ़ेंगे ना, मॉडल्स हैं। TNN के अंदर एल्गोरिदम पढ़ेंगे, वो मॉडल्स है। ये तो खाली ऊपर ऊपर का नाम है आपका, फील्ड का नाम राइट। तो यहाँ पर ये सीक्वेंशियल की बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी? सीक्वेंस प्रिडिक्शन की बात हो रही थी यहाँ पर, तो वो आ जाएगा डेटा। यहाँ इमेज प्रोसेसिंग की बात हो रही थी और यहाँ पर ये जनरल टास्क की बात हो रही थी ANN की, तो यहाँ पर वो डेटा आ गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे तीनों मॉडल इस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। और क्योंकि यही वो फील्ड है जहां पर हमारा जनरेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पर ये हमारा मॉडल था ना, मैंने यहाँ पर क्या बोला मोहित भाई कि हेलो हाउ आर यू के आगे क्या आएगा ये जरा प्रेडिक्ट करो। तो यहाँ पर ये इसने प्रिडिक्शन का काम स्टार्ट किया कि नहीं किया? यस या नो? हेलो हाउ आर यू के आगे क्या आ रहा है? वर्ड यू आ रहा है, तो इसने प्रिडिक्शन का काम किया। तो ये प्रिडिक्शन का इसने काम किया, तो यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज कॉल्ड हमारा
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए हम NLP को ही पढ़ते हैं और इसके लिए हम RNN को ही पढ़ते हैं। RNN इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, पढ़ते हैं NLP को यहाँ पर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कैसे होता है। हाँ, दोनों साथ में पढ़ते हैं, तभी जाकर के वो कॉन्सेप्ट आपका रेडी होता है। ठीक है, RNN जाकर के रेडी होता है। ये बात क्लियर है। अब इसी के थ्रू हम यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू प्रेडिक्शन करते हैं। इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे Amazon का रिव्यू आया, मेरे पास डेटा आया और मुझे उस रिव्यू को इमोजी में कन्वर्ट करना है। आपने बहुत बड़ा पैरा लिखा है, जस्ट इमोजी में आंसर आना चाहिए। सही पैराग्राफ है, हंसता हुआ इमोजी, गलत गाली गलौज कर रखा है, अब्यूजिंग वर्ड है, गुस्से वाला इमोजी आना चाहिए। तो हमारा मॉडल इनपुट डेटा क्या है, बहुत बड़ा रिव्यूज, आउटपुट डेटा क्या, बस एक सिंबल इमोजी। ठीक है, हार्ट कब बना हुआ आएगा, जब बंदे ने बहुत प्यार भरी बातें कर दी रिव्यूज में, तो उस हिसाब से इमोजी बना आ जाए हमारा। तो ये हम मॉडल बनाएंगे ऐसा, और आएगा, पता है आपको। इमोजी देंगे, वो डेटा देंगे और इनपुट देंगे, वो इमोजी आ जाएगा, ये बता देगा कि ये इस टाइप का सेंटीमेंट है, रिव्यूज कैसे हैं। तो वहां पर ये जो डीप लर्निंग का यूज होता है हमारा, सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए हो गया, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन के लिए हो गया हमारा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन के लिए हो गया। तो डीप लर्निंग एक्चुअल में आपका मोड ऑफ लर्निंग है, राइट। यहाँ पर हर तरीके से देखिए, NLP की बात चल रही थी, अब क्योंकि गाड़ी की बात हो रही है और CNN इमेज प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, तो ऑटोनोमस व्हीकल ऑटोमेटिकली चलाना, इसके थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन, इमेज को यहाँ पर चेक करना, फेस को समझना। तो डीप लर्निंग के थ्रू हेल्थ केयर सेक्टर में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, डीप लर्निंग के थ्रू ट्रांसलेशन करना एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में, RNN के थ्रू है कि नहीं है, वर्चुअल असिस्टेंट, चैटबॉट पे काम करना, कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर को इमेज रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराना, वो सब किसके थ्रू हो जाएगा हमारे, आपका डीप लर्निंग के थ्रू। रिकमेंडेशन सिस्टम, आप वेब सीरीज ये वॉच कर रहे हो Amazon पे, राइट, आपने वॉच किया पंचायत और मैंने भी वॉच किया पंचायत, और अगला मैंने वॉच कर लिया मिर्जापुर, तो आपको भी क्या सजेशन आएगा, उसी का सजेशन आएगा। तो रिकमेंड करना, मैंने बुक बाय किया ये रिच डैड पुअर डैड, दूसरी मैंने बुक बाय करी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आपने बुक बाय करी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आपको किसका रिकमेंडेशन आएगा, रिच डैड पुअर डैड का आएगा कि नहीं आएगा। क्यों, इसका मतलब क्या, वो समझ जाता है किस टाइप के बंदे किस टाइप का बुक्स बाय कर रहे हैं, इसके बाद वो किस तरफ जा सकते हैं। इसीलिए आज के टाइम में आज के सिस्टम के एल्गोरिथम से बच पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो पैटर्न को समझता है और इंसान अपना पैटर्न छोड़ देता है, राइट। और वो पैटर्न छोड़ देता है तो वो पैटर्न रिकॉग्नाइज होता है। CBI ऑफिसर क्या करते हैं, पैटर्न डिकोड करते हैं, ये बंदा ऐसे आया था, ऐसे चल के गया होगा, ऐसे इमेजिन करते हैं, वो इमेजिनेशन गलत भी हो सकता है, राइट, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग इतने टाइम से बनती आ रही है कि ज्यादातर सही होता है। भाई मैंने तो कभी ACP प्रद्युमन को गलत केस सॉल्व करते नहीं थे सारे केस, अगर 20,000 एपिसोड आता CID का, तो वो 20 के 20,000 केस सॉल्व कर देता, जितने हुए भी नहीं है। खैर वो आउट ऑफ टॉपिक हो गया, बट कहने का मतलब है कि वो पैटर्न छोड़ देता है बंदा अपना, और वो पैटर्न को ही क्या किया जाता है, इधर रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्योंकि इस डीप लर्निंग के फील्ड में हम कुछ जनरेट करते हैं, इसीलिए इसी का फील्ड आगे, डीप लर्निंग का फील्ड आगे बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड जनरेटिव AI। किसमें निकल जाता है मोहित भाई, मतलब अब आप डीप लर्निंग में इतना सीख चुके हो कि अब आप कुछ जनरेट कर सको, नया डेटा बना सको। एक फूल को समझ के, गुलाब के इतने फूल देख लिए कि अब एक नया गुलाब बनाने का मन कर रहा है। आर्टिस्ट कैसे नया आर्टिस्ट ड्रॉ, वो जो है एक इमेजिनेशन ड्रॉ कर पाता है, पहले सीखा है ना उसने इतने टाइम। अब मैंने बोला एक शेर है जो गुलाब दे रहा है शेरनी को तो ChatGPT को बोलोगे बना के दे देगा, लेकिन एक आर्टिस्ट को बोलोगे वो भी बना के दे देगा, लेकिन उस आर्टिस्ट को 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए, शेर कैसा होता है, शेरनी कैसी होती है, और गुलाब दिया किस तरीके से जाता है, तभी तो वो कुछ इमेजिनेशन ड्रॉ करेगा। एक बच्चे को बोलोगे वो नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसका वो क्रिएटिव अभी नहीं, और हो सकता है वो और अच्छा बना दे, राइट। तो इट शोज कि जनरेशन तभी होता है, कुछ जनरेट तभी कर पाते हैं जब उससे रिलेटेड डेटा कुछ पड़ा हुआ है। तो इतने देर से, हाँ, इतने देर से कर क्या रहे हैं, इतने देर से उससे रिलेटेड डेटा ही तो पढ़ रहे हैं। AI के अंदर वही ML के थ्रू डेटा पढ़ा, ML के बाद डीप लर्निंग के थ्रू डेटा पढ़ा, तो जब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो अब कुछ नया नहीं लिख सकते हैं। जब इतनी सारी कहानियां पढ़ ली तो एक नई कहानी नहीं बना सकते हैं। जब इतने किताब पढ़ लिए तो एक नया किताब नहीं लिख सकते हैं, है कि नहीं है भाई। जब आप इतने सारे ये क्या बोलते हैं वोकैबुलरीज पढ़ लोगे तो एक नया जो है वोकैब भी बना दोगे। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, राइट। शशि थरूर जो है नए वर्ड्स बना देता है
हाँ है ना, वर्ड्स बना देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कॉम्बिनेशंस पिक किया, राइट, वो चीज है। जैसे कि आपने यहाँ पर ब्लड बाथ, अब ब्लड बाथ का क्या मतलब है? जैसे स्टॉक मार्केट में ये ब्लड बाथ ऐसा नहीं है कि जब ऑक्सफोर्ड स्टार्ट हुआ होगा तभी से वर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। ब्लड बाथ का क्या मतलब है? जब स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है किसी दिन, जैसे कि आपका मान लेते हैं डाउ जोन्स या निफ्टी 50 आपका 10% टूट गया आज एक दिन के अंदर में। 10% टूटने का मतलब है पूरी इकोनॉमी का 10% डाउन करा दिया उसने, जो कि कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा वाइप आउट हो गया। उसे बोला जाता है खून की नदियां बह गई यहाँ पर, मतलब बंदे का पैसा इतना बर्बाद हुआ कि क्या हो गया, खून की नदियां। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहा रहा है ब्लड से, ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्लड बात का मतलब वो एक कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है, समझा जाता है। क्या ये बात क्लियर है? मुहावरे के रूप में, प्रोवर्ब्स के बेस पे जो भी है। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि जनरेटिव तभी हो सकता है कोई बंदा जब वो पहले से सीख के बैठा हुआ है। तो इतने देर से यहां तक हम सीख क्या रहे थे? सीख ही तो रहे थे। अब जब सीख लिया उतना कुछ, तो अब क्या कर सकते हैं? उसी पुराने डेटा के बेसिस पे, सिमिलर डेटा दैट वाज ट्रेन्ड ऑन एग्जांपल्स, उसी डेटा के बेसिस पर क्या करते हैं? एक नया डेटा जनरेट करते हैं, एंड दैट डेटा एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड जनरेटिव। कितना इजी फील्ड है, आप देख रहे हैं, राइट भाई। उतने देर से जो सीखा था जनरेटिव, एडर्सिबल, आपका नेटवर्क और एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वो बहुत कुछ सीख के बैठा हुआ है, राइट। उसके थ्रू अब हम नया डेटा क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। मार्केट में सबसे पहले हमारा आता है यहां पर एनएलपी। एनएलपी के बाद जब हम ये एलएलएम्स की तरफ मूव करते हैं, अभी देखते हैं। एनएलपी का मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज को हम प्रोसेस करना जान गए। जैसे आपको पता होगा ग्रामरली का बहुत पहले से ऐड आता था। ग्रामरली क्या करने में हेल्प करता था? ग्रामेटिकली करेक्शन में हेल्प करता था। आपको क्या लग रहा है वो फ्री में हेल्प करता था? बैकएंड में यही ANN, आपका RNN और आपका डीप लर्निंग यूज होता था। बट उस टाइम फील्ड इतना पॉपुलर नहीं था कि लोग हर इस फील्ड में जा सके। जाते थे बंदे, वही बंदे जो इस फील्ड का जानकार थे। ग्रामरली क्या करने में हेल्प करता था? आप जो लिख रहे हो उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक को करेक्ट करता था। RNN का ऑफकोर्स, RNN देखो ANN के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता। CNN भी ANN के साथ चलता है, RNN भी ANN के साथ चलता है। तो जब भी CNN पे काम हो रहा है तो विदाउट ANN नहीं होगा, और RNN पे काम हो रहा है तो भी विदाउट ANN नहीं होगा। आप इतना दिमाग में बैठा लो कि डीप लर्निंग में विदाउट ANN कुछ नहीं होगा। तो ANN का यूज होता ही होता है। क्या? ANN ही डीप लर्निंग है, वहीं से स्टार्टिंग है। तो ग्रामरली भी वही काम करता था। जीमेल कब से यूज कर रहे हैं? बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। जीमेल में क्या बहुत पहले से स्पैम नाम का फोल्डर, आर्काइव नाम का फोल्डर, इंपॉर्टेंट नाम का फोल्डर क्या अभी से है? बहुत पहले से। तो उसे कैसे पता था कि ये मेल आता है तो ये स्पैम में जाएगा? सोचो। नहीं नहीं, ग्रामेटिकल नहीं, उसे कैसे पता था? वो ऐसे डेटा पर पहले से ट्रेंड हो रखा है जहां 10,000 पाउंड्स आपको लकी ड्रॉ करा रहे हैं। बंदा इंडिया में बैठा है, INR की करेंसी है, जिता उसे पाउंड्स में रहे हैं, वो देखती फेक माना जा रहा है कि नहीं है? इस लिंक पे क्लिक करोगे 20 पाउंड जीत जाओगे। अरे बंदा इंडिया से बिलोंग करता है और पाउंड में आपसे जीत, वो बैकएंड में ट्रेन हुआ है कि नहीं हुआ? तो वो स्पैम क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? मशीन लर्निंग के थ्रू हुआ, डीप लर्निंग के थ्रू हुआ, राइट। यहां पर ये फोन अनलॉक सिस्टम कब से आ गया था हमारा? आपका फेस कर ये रिकग्नाइज करके अभी तो नहीं आया था, बीते 5 साल में तो नहीं आया था, बहुत पहले से आ रहा है, राइट। 3-4 साल का, बहुत पहले से आ रहा है, राइट। हाँ, ऑलमोस्ट हो गया होगा, राइट। जो भी है, जिसमें भी आया, राइट। लेकिन उस फेशियल रिकॉग्निशन के पीछे क्या यूज हुआ? यही डीप लर्निंग यूज हुआ। हाईवेज पे बंदा 100 की रफ्तार से गुजर गया, चलान कट गया, किसका यूज हुआ? कैमरे का यूज हुआ। अरे कैमरा तो फोटो ले रहा है, यूज किसका हुआ? डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग में किसका यूज हुआ? CNN। कट गया यहां पर चलान ये आपका। ये कट जाता है कि नहीं? ये काट देता है कि नहीं काट देता? ये रहा ऐसे। सिग्नल कैमरा से चलान कैसे होता है ये बंदा 6 मिनट में समझा रहा है। अब ये तो नहीं बताएगा कि डीप लर्निंग यूज होता होगा। एक बार वीडियो देख के आना। देखो ये कह रहा है ना, क्या कह रहा है ये? यह AI कैमरा है। ये AI कैमरा क्या करेगा? अब आपको पता है AI क्या है, ये तो फील्ड है। उस फील्ड के अंदर क्या यूज कर रहा होगा? डीप लर्निंग को यूज कर रहा होगा। और वो डीप लर्निंग उस इमेज को रीड करता है, और उस इमेज को रीड करके स्पीड के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेक करता है गाड़ी अगर इतने
मिनट में यहाँ पर थी, और अगर इतनी स्पीड पे, तो इसको ये जैबरा क्रॉस करने में इतना ही टाइम लगना चाहिए, बट जल्दी से क्रॉस कर गया, इट मींस इसका स्पीड ज्यादा है तो मारो उस पे चलान और बोलो उसे ये एआई कैमरा है? सब ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक पता है क्यों है? देखो, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजिकल फील्ड का। इफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम मैथमेटिकली, इट मींस इट इज पॉसिबल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर कोई चीज मैथमेटिकली पॉसिबल है, तो वो समझ जाना वो आने वाले टाइम में पॉसिबल है, क्योंकि सारी चीजें, कंप्यूटर कुछ नहीं समझता, कंप्यूटर बातें नहीं समझता, कंप्यूटर बस मैथमेटिक्स समझता है। और ये जितना एआई है, ये सब कुछ नहीं है, सब प्योर मैथमेटिक्स है, राइट? तो ये एआई कैमरा में ये डीप लर्निंग का मॉडल चल रहा है। वो डीप लर्निंग का मॉडल इस इमेज को डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्ट करके स्पीड ट्रैक कर रहा है, स्पीड ट्रैक करके चेक कर रहा है, और इसका आंख वहीं पर है, कहां पर? नंबर प्लेट पर। चेक कर रहा है कि ये गाड़ी स्पीड लिमिट तो क्रॉस नहीं करी, क्रॉस करी है तो वो ये मॉडल में डिटेक्ट में चले जाएगा, सस्पिशियस में। सस्पिशियस में जाने के बाद चेक करके बता देगा गाड़ी कितनी पुरानी है, कब का है, दो तीन चालान मारने, वो भी मार देगा, ठीक है, निकाल देगा पूरा जन कुंडली उसका, राइट? ये क्लियर है अल्ताफ? आ गया एआई कैमरा है। अब ये कैमरा थोड़ा ना कुछ कर रहा है, कैमरा तो बस डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, इसके पीछे का सिस्टम हेल्प कर रहा है। पुराने टाइम में ऐसा बोला जाता था कि ये कैमरा यहाँ रहता है, बंदा पीछे बैठा रहता है, उसका मन करता है तो वो चलान भेज देता है, ये गाड़ी तेज जा रही है, इस पे चलान भेजो। मन से नहीं होता, राइट? वो ऑटोमेटिकली मॉडल होता है उसपे, राइट? अब आप समझिए मॉडल इतने महंगे क्यों होते हैं, और अब ये धीरे धीरे जाकर के इतने सस्ते क्यों हो गए, पहले क्यों ये इतने महंगे थे? ये तो मुझे पता लग गया कि ये एनएलपी ही आगे जाकर के मेरा कन्वर्ट होता है किसमें? लैंग्वेज मॉडल में। मतलब अब मैंने एक ऐसा मशीन बना लिया जो मॉडल को समझ सकता है। ग्रामरली इसी का एग्जांपल, जीमेल में अब जो ऑटोमेटिकली जीमेल राइट हो जाते हैं, इसका एग्जांपल, राइट? जीमेल में पहले स्पेल करेक्ट करता था, उसका एग्जांपल। व्हाट्सएप में लिख कुछ रहे हैं, गलत स्पेलिंग हो रही है तो ऑटो सजेशन आता था, वो किसका एग्जांपल है? इसी लैंग्वेज मॉडल का एग्जांपल है, राइट? सोचो कब से, अब आप थोड़ा फील करोगे यार ये तो अभी का फील्ड तो है ही नहीं, ये तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, हम लेट पहुंचे हैं कि नहीं है? तो ये जो लैंग्वेज मॉडल है, ये लैंग्वेज मॉडल ट्रेंड होता है थोड़े से डेटा पे, शॉर्ट डेटा पर, और ये शॉर्ट ही बहुत बड़ा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सन के आगे प्लैनेट कितना दिखता है? बहुत छोटा सा दिखता है, अर्थ, लेकिन ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा है ना। तो सेम एज इट इज, ये लैंग्वेज मॉडल कहने के लिए शॉर्ट डेटा है क्योंकि इसके आगे बहुत बड़ा खड़ा है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है। तो लैंग्वेज एलएम का मतलब यहां पर लाइट मशीन नहीं है, एलएम का मतलब यहां पर लैंग्वेज मॉडल है। लैंग्वेज मॉडल जो छोटे डेटा पर ट्रेंड हुआ हो, जैसे कि पूरा हिंदी पे ट्रेंड हो गया, पूरा इंग्लिश पे ट्रेंड हो गया, या किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए ट्रेंड हो गया, ये बात क्लियर है? लेकिन यही मॉडल आगे जाकर के बन जाता है एलएलएम। एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज है, लार्ज मतलब कॉन्टेक्स्ट बहुत लार्ज है इसका, बहुत बिलियन ट्रिलियंस ऑफ क्या है? पैरामीटर्स हैं। और ये किसमें कन्वर्ट हुआ आपका मोहित भाई? लार्ज लैंग्वेज मॉडल में। और यही लार्ज लैंग्वेज मॉडल, क्योंकि अब ये पूरे एंटायर इंटरनेट का डेटा ट्रेंड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी तक के लाइफ में कितना कुछ सीखा होगा? बहुत कम, राइट? या बहुत ज्यादा भी सीखा होगा, जो भी है। कितना अपने आप को वो फील करते हैं कि बहुत आता है, बहुत आता है? जो बंदे बहुत सीख लेते हैं, मतलब फील करते हैं। एक ऐसा बंदा जो पूरे एंटायर इंटरनेट का डेटा जानता है, वो बंदा सोचो कितना फील करता होगा अपने आप में कि भाई मुझे तो बहुत कुछ आता है। वो बंदा ही कौन है? वो बंदा ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कि इसके पास पूरे एंटायर इंटरनेट का डेटा यहां पर क्या है? पर ये ट्रेंड है एंटायर इंटरनेट का डेटा जो वर्ल्ड में अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड, और जो खाली सरफेस वेब पे नहीं, जो डार्क वेब पे भी अवेलेबल है। ये सही डेटा, गलत डेटा, हर तरीके के डेटा पे ट्रेंड है ये, राइट? इसलिए जब ये जीपीटी आया था तो ये गलत गलत जवाब भी दे रहा था, बम तक बनवा रहा था ये बंदों से। बंदे जैसा पूछेंगे वैसा जवाब देगा। उस टाइम सेंटिमेंट इसका ठीक नहीं था। अभी भी इलॉन मस्क का जो मॉडल है, ग्रॉक मॉडल, उससे गाली दो, अब्यूज करो, तो वो बदले में आपको डबल के अब्यूज करता है। ट्राई, मैं ये नहीं कहूंगा ट्राई करना, बट ऐसा न्यूज आया था, ये देखो, राइट? देखो, हाँ सब है, बिल्कुल है। इलॉन मस्क का ग्रॉक मॉडल, ये सब आपका प्रैक्टिकल न्यूज में आया था। ये देखो,
हिंदी में गाली गलौज कर रहा था वो, क्योंकि वो तो सारे लैंग्वेज पे ट्रेंड है। और इलॉन मस्क का इस पे क्या रिप्लाई आया था, ये देखो, ये प्रॉपर एक आर्टिकल भी है, इलॉन मस्क ग्रॉक एआई आउटरेजेस ओवर अब्यूज, हिंदी रिप्लाई, राइट, क्या ये बेटर से, क्या ये फिर भी चैट जीपीटी से बेटर माना जाए? तो इसमें इसका रिप्लाई आया था कि रहने दो, अभी मैं क्या दिखाऊं, गाली गलौज भी है इसमें। इसका रिप्लाई आया था कि भाई हम प्रॉपर ह्यूमन टच देना चाहते हैं। जैसा बंदा जिस तरीके से सोचता है वैसा हमारा मॉडल भी सोचता है। हाँ राइट, तो वो चिट्टी रोबो 2.0 वाला हो जाएगा जो उटपटांग काम कर रहा है। तो ये इसीलिए जाना जाता है। कौन सा? इलोन मस्क का ग्रॉक मॉडल। अभी अगर ट्राई करना, ये उटपटांग जवाब देता है, बट है पॉपुलर है। रीजन ये है कि टेक्निकल लेवल पर बंदों से यूज नहीं करते बंदे, जैसे बंदे यूज टू हो चुके हैं कॉलगेट की तरह कॉलगेट को, उन्हें उन्हें मतलब उन्हें ये नहीं समझ में आते, सारे एलएलएम मॉडल्स हैं, वो एलएलएम मॉडल बोलेंगे ही नहीं। आप किसी से बोलो एलएलएम मॉडल यूज करो, समझ ही नहीं पाएगा, वो चैट जीपीटी बोलेंगे सबको। भाई इलोन मस्क वाला चैट जीपीटी यूज करो, वो ये नहीं कहेंगे इलोन मस्क का ग्रॉक, वो ये कहेंगे इलोन मस्क वाला चैट जीपीटी यूज करो। गूगल वाला चैट जीपीटी सही है, गूगल वाला बढ़िया चैट जीपीटी बनाता है। अरे चैट जीपीटी वो अलग है? तो वो कॉलगेट वाला ब्रांड हो गया कि वो नाम ही वैसा हो चुका है उसका, तो वो वाली बात है, राइट। बंदा कोई दूसरे ब्रांड का भी कॉलगेट लेने जाएगा तो भी कहेगा वो सेंसोडाइन वाला कॉलगेट दे दो। तो वो वाली बात यहाँ पर है, समझे? तो इसीलिए मार्केट में ये जो मॉडल्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है नूर साहब? एलएलएम मॉडल्स। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बस मैं बोलते जा रहा हूँ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा फंडामेंटल क्लियर हो रहा है? पूरा चीजें कैसे अटैच है, एआई क्या है, एमएल क्या है, डीप लर्निंग क्या है, एलएलएम्स क्या है हमारे, ये फील्ड कैसे क्यों अटैच है हमारा, बताइए भाई। रोशन, सौरभ भाई, नूर साहब क्लियर है? यस सर। चलिए भाई। हाँ, डार्क वेब के लिए वही वीपीएन यूज करना रहता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसमें आईपी एड्रेस अपना चेंज करके बस 3-4 सॉफ्टवेयर हैं ऑनलाइन, वो हैं टूल्स, उनके थ्रू करना रहता है। बट वो रिकमेंडेशन नहीं रहती है, वो गलत रहता है वो। डार्क वेब को यूज क्या करोगे? इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, ट्रैफिकिंग के लिए, बंदों को इधर उधर भेजने के लिए, ड्रग्स सप्लाई करने के लिए। तो कोई फायदा थोड़ा ना, ये सारे स्टेटमेंट मेरा ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, बट जो गलत है सो गलत है। डार्क वेब का क्या मतलब है? जहां डार्क चीजें होती हैं, वो डार्क वेब का मतलब वो नहीं अंधेरा है उधर। ब्राउजर पे ही रहता है, बट रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन किए हुए हैं। वीपीएन यूज होता है ना, बताया ना मैंने, वीपीएन मैंने कभी चलाया नहीं है बट मैंने पढ़ा हुआ है इस पे, राइट। वो चीज है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आप मल्टीपल आईपी एड्रेसेस आप कॉल करते हैं ताकि आप ट्रैक ना किए जा सके, ठीक है, वो चीज होता है, राइट। तो सारी इलीगल एक्टिविटीज हैं, कोई फायदा थोड़ी ना है उसको देख करके। सरफेस वेब में बहुत सारी चीजें हैं। मैंने क्या बोला? सारी लीगल एक्टिविटीज के लिए होता है वो। देखो डार्क वेब का क्या मतलब है कि ट्रेस ना किया जा सके। सरफेस वेब पे ट्रेस हो जाता है बंदा, चोरी छुपे काम। और आपको पता है डार्क वेब सबसे ज्यादा कौन यूज करती है? मिलिट्री यूज करती है। वेरी गुड आंसर। हाँ, यूएस मिलिट्री सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा इलीगल एक्टिविटी कहां हो रहा है, तो वही पार्टिसिपेट कर देती है। कि भाई मतलब पुलिस वाला जो है वही चोर बन के घूम रहा है। तो आप उसको क्या समझोगे? वो किसी थाने में जाएगा और वही अगर चोर है तो पुलिस वाला है, तो उसे तो सल्यूट किया जाएगा। बट जब ट्रैफिकिंग का टाइम आएगा तो पकड़ लिया जाएगा। 95% ज्यादातर जो ऑपरेट करते हैं डार्क वेब पे वो ज्यादातर मिलिट्री के लोग ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं को बोला जाता है इलीगल एक्टिविटीज चेक कैसे होंगी, ऐसी तो चेक होंगी ना। हाँ, होता ही है ये सारी चीजें, और ये सब यूएसए बना के बैठा है भाई। इंडिया में ये फालतू की चीजें नहीं आती है इतना। यहाँ पर वेब ढंग से चल जाए, इंटरनेट तो चलता नहीं है, डार्क वेब तो दूर की बात है, राइट। यहाँ वेबसाइट तो चलता नहीं है, हमारा नेट इश्यू हो जाता है, 5G का 2G चल रहा है इधर, राइट। तो ये सब सारा खेल यूएसए का। वो यूएसए अभी भी ना हाइपोथेटिकल उसमें रहता है। वो देखो अच्छा भी है, बहुत ज्यादा साइंस फिक्शनल सोच के बैठा हुआ है, राइट। यहाँ इतना साइंस फिक्शनल नहीं है उनके। आपने MIB सीरीज अगर देखी होगी, मैन इन ब्लैक की सीरीज, एम इन ब्लैक देखिए आपने? वो उनके एनिमल्स जो है वो बात कर रहे हैं, एक रोबोट बना हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा साइंस फिक्शनल सोच के बैठा है। खैर वो कुछ ज्यादा, आधी से ज्यादा चीजें वो साबित भी कर दे रहे हैं, अच्छी बात ये,
80% जितना उन्होंने दिखाया है सब उन्होंने वो प्रूफ भी कर दिया। ट्रांसफॉर्मर्स की पूरी सीरीज पूरा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया उन्होंने, है ना। आजकल के जो व्हीकल्स हैं वो ट्रांसफॉर्मर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जापानीज मॉडल है। अब आप अगर चेक करोगे गाड़ी ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो उनका जो सोचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं फिक्शनल ही होता है। फिक्शनल मतलब इमेजिनरी चीजें, इमेजिनेशन है, बट वो इमेजिनेशन इतना बोल्ड कर दे रहे हैं कि वो 80% चीजें मैच करा दे रहे हैं, राइट। जार्विस मॉडल उनका, आयरन मैन का, अब जाकर के कहीं ना कहीं बस आ गया, उसके 50-60% पे पहुंच चुके हैं हम, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारी इंटरलिंक्ड है। तो हमें ये पता लगा कि भाई यहाँ पर ये जो LLMs है ये एंटायर इंटरनेट के डेटा पर ट्रेंड है। और एंटायर इंटरनेट मतलब दुनिया की सारी बुक, दुनिया के सारे ऑडियोज, दुनिया के सारे वीडियोस, दुनिया का सारा वेब कंटेंट, एनसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया, सब कुछ। इसलिए इससे जो पूछना है पूछ लो, सब कुछ पे बात करेगा। तो ये ट्रेनिंग कैसे हुई? नहीं, ये LLM तो इसका वो है, नाम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन चुका है ये। चैट जीपीटी कब फाउंड हुआ? आपको अब पता लगेगा कि अभी का फील्ड नहीं है ये। नहीं, सॉरी, चैट जीपीटी उल्टा लिख दिया मैंने। ओपन एआई कब फाउंड हुआ? चैट जीपीटी उनका प्रोडक्ट है। कब की कंपनी है? 2015 की कंपनी है, राइट। सैम ऑल्टमैन 2015। प्रोडक्ट कब आया उनका? 7 साल बाद। क्या कर रहे थे 2015 से ही बैठ के? किसको जानकारी थी भाई? 2015 से बहुत सारी चीजें जियोपॉलिटिकली वर्ल्ड में बहुत कुछ हुआ, किन्हीं को मालूम ही नहीं है बैकएंड में इतना सब कुछ चल रहा है इनके बड़े लेवल पे, राइट। 2015 से लेकर के 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो मार्केट डिस्टर्ब हो गया पूरा, राइट। एक कंपनी थी जिसका नाम था आपका चेगिंग इनकॉर्पोरेशन आपका। ये जानी जाती है ऑनलाइन स्टडी के लिए। जैसे मुझे अल्ताफ जो है वो आपका फिजिक्स का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है और मुझे फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं, अल्ताफ से 101 क्लास चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पर चेक पे जाकर के लॉगिन करके अल्ताफ को कुछ फी पे करके मैं उससे 101 कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ। उसके लिए जानी जा रही थी चेक यहाँ पर, ठीक है। अमेरिकन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड। इसमें शेयर प्राइस अगर आप चेक करेंगे पिछले 5 साल का, चैट जीपीटी या मैक्स चेक कर लो, देखो 2016 से लेकर के $6-7 की कंपनी, $6 से 2020 में बढ़ी, आगे बढ़ी, 40 तक पहुंची। उसके बाद देखिए मैनिपुलेशन कैसे होता है। 21 एंड तक, 21 के स्टार्टिंग तक $114 की कंपनी। क्या उन्हीं को उस टाइम उन्हें पता लग गया था क्या? वहां से डाउनफॉल आया भाई। अभी तक 2022 से स्टार्ट नहीं हुआ है, नवंबर 2022 में चैट जीपीटी आया आपका, और ये 23 जुलाई 2021 की बात है। हो सकता है इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स हो इनका, मॉडल फॉल हुआ यहाँ पर, फॉल हुआ। अब यहाँ पर जब यहाँ पर देखिए मार्च आया, अप्रैल आया, मॉडल फॉल हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, तब तक $30 का प्राइस था। कम से कम करेक्शन तो होना चाहिए ना। जीपीटी के बाद से तो मामला ही खत्म कर दिया इसका। $1 पर आ गई। क्यों आ गई $1 पर कंपनी? क्योंकि बंदों को यूज ही नहीं था भाई। क्यों जाते थे? सीखने के लिए। जो चीज अब उन्हें फ्री में मिल रही है और वो भी उन्हें पर्सनलाइज ट्यूटर मिल रहा है, जो पूछ रहे हैं वो बता रहा है, दिमाग की बत्ती 48 घंटे जलवा रहा है वो तो क्यों कोई दूसरी कंपनी को पे करेंगे? और ये तो बहुत नीचे पहुंच गया था, ये तो फिर भी अभी ऊपर आ गया। कुछ किया होगा इन्होंने एआई इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से। ये देखो, है ना, $0.5 पे जमीन से टकरा गया था, पूरा टकराते रहे, मुंह बच गया, नाक टच हो गई थी ऑफ कोर्स हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। इसीलिए ये फील्ड हमारा है LLMs का फील्ड। क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का फील्ड। अब आप माइंड में एक चीज बैठा लो, अब जितने भी बड़े बड़े जाइंट्स हैं, जो भी नाम है मार्केट में, चाहे वो आपका ये हो इलॉन मस्क का मॉडल हो, गूगल का मॉडल हो, ओपन एआई का मॉडल हो, क्लाउड मॉडल हो, चाइना का डीपसीक मॉडल हो, वो सब क्या है अपने आप में? LLMs है, वेरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है। VLMs अगर हम बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, वेरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, राइट। सो मार्केट में कितने पॉपुलर LLMs अवेलेबल हैं? देखिए ये मार्केट में आ गया, इसी में ये GPT 3.5 आ रहा है, इलॉन मस्क का ग्रॉक भी आ रहा है। आप अभी तक तो इन सबको टूल मानते थे मोहित भाई, अभी तक इन सबको क्या माना जाता था? टूल। लेकिन ये टूल तो है ही नहीं,
ये तो एक्चुअली एलएलएम मॉडल से, एलएलएम मॉडल का मतलब ट्रेन्ड ब्रेन, कितने बिलियन पैरामीटर पर, कई बिलियन पैरामीटर का ट्रेन्ड ब्रेन है, इसको अपने कंप्यूटर में यूज करो और मस्त। और हमने किया भी है पाइथन का, अगर आप लास्ट प्रोजेक्ट देखोगे हमने चैट जीपीटी को एपीआई के थ्रू अपने सिस्टम पे कॉल किया और बात हो रही है, हम उससे हिंदी में बात करें, हिंदी में वर्बली हमने, आपने लास्ट के कुछ वीडियोस मिस किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, हमने वॉइस कमांड के थ्रू उससे बात किया, वॉइस कमांड पे आंसर आया उससे, राइट। वो सब पाइथन में हमने लास्ट प्रोजेक्ट था जब डीए क्लोज कर रहे थे, क्लोज होने के बाद का है वो, राइट। तो ये सारे क्या है मेरे, अलीबाबा का क्वीन मॉडल, क्लॉड मॉडल, फैल्कन मॉडल, लामा मॉडल। आपको ये सब तो नाम ही नहीं सुना था। जीपीटी 4 मॉडल, जीपीटी नाम सुना था, जीपीटी 4 कब आ गया? मिस्ट्रल एआई मॉडल, जेमिनी मॉडल, जीपीटी मॉडल, ब्लूम मॉडल, क्लॉड का ओपस मॉडल, डीपसीक का R1 मॉडल। एक्चुअली ये सब एलएलएम्स हैं और ये सब एलएलएम्स कन्वर्ट होते हैं टूल में, उस टूल का नाम है यहाँ पर ये चैट जीपीटी। लेकिन वही ये मॉडल है भाई, फ्री में सारे ब्रेन थोड़ा ना फ्री में दे देगा, बोला कुछ फ्री में यूज करो, कुछ जो एडवांस सीनियर मॉडल्स हैं उनके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। तो ये जो हाईफाई, ये जो छोटी मोटी चीजें 3.5 ये हमें फ्री में मिल जाता है। इनकॉग्निटो पे जाओ, चैट जीपीटी यूज करो, 3.5 मॉडल कॉल करता है, आंसर दे देता है। 4 वाले 4.0 मिनी में एडवांस है वो, मैथमेटिकल और रिसर्च वर्क के लिए रखा हुआ है वो, उसमें ज्यादा ट्रेनिंग उनका कॉस्ट गया है, तो वो जब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे फ्री में कैसे बात बनेगी, राइट। तो ये सारे मेरे एलएलएम्स मॉडल हैं, ये कोई भी टूल नहीं है इसमें से। मेटा का लामा 2, अगर मुझे अपना खुद का ओपन एआई मॉडल जैसा बनाना है, चैट जीपीटी जैसा मॉडल, ये फ्री मॉडल है, लामा मॉडल यूज करके हम खुद का चैट जीपीटी बना सकते हैं, फ्री है, फ्री कर दिया है किसने? मेटा ने। मेटा का फाउंडर कौन? ये ट्रेंड है, इसे बस यूज करना है, इसे बस यूज करना है। बट ये इतना ट्रेंड नहीं है जितना जीपीटी 4.0 बैठा हुआ है। तो यहां दिक्कत की बात यह है कि कौन कम समझदार है और कौन ज्यादा समझदार है। और मार्केट में कोई ज्यादा समझदार आ जाता है तो लोग कम समझदार को भूल जाते हैं। तो यहां यही हुआ है, गूगल यहाँ बर्ट को लोग भूल गए क्योंकि जीपीटी 3.5 आ गया, 3.5 को लोग भूल गए क्योंकि जीपीटी 4 आ गया। चाइना का डीपसीक टूल नहीं आया था, डीपसीक R1 मॉडल आया था, ये R1 मॉडल है उनका। गूगल का जेमिनी टूल नहीं है, जेमिनी मॉडल है, जेमिनी मॉडल है ये इनका। अब मॉडल का ही नाम इन्होंने टूल दे दिया है। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर हम गए और यहां पर हमने टूल यूज किया, टूल का क्या नाम है? क्लॉड एआई। क्या नाम है टूल का? क्लॉड एआई। पेरेंट कंपनी का नाम एंथ्रोपिक, एंथ्रोपिक मेन पेरेंट कंपनी है। नहीं सुना होगा ये सब, रेयरली सुना होगा आपने, है ना। जो वेब डेवलपर है उन्हीं के लिए, उसे पता है आफ्टरनून हो रहा है, राइट, तो कह रहा है गुड आफ्टरनून। मैं बोलता हूं इसे इट्स नॉट आफ्टरनून, आई एम यही दिक्कत है इसके साथ, मॉडल्स के साथ, ये फील नहीं कर पाता है गुड मॉर्निंग कर रहा है मुझे। इंसान होता तो बहस करता मेरे से, दोस्त होता तो कहता कहाँ कब चले गया भाई तू, मुझे तो नहीं पता, राइट। ये क्या कह रहा है मुझे? गुड मॉर्निंग कह रहा है मुझे। गुड मॉर्निंग तो ना चल रहा है, गुड आफ्टरनून ही चल रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग तो नहीं है ना, मॉडल को जितना बोलेंगे, नहीं नहीं क्या, ये भी चैट जीपीटी भी गलत देगा भाई। जब इनपुट ही गलत ऐसा दोगे, बोलोगे जब मैं कहीं और बैठा हूँ गुड मॉर्निंग बोलो मुझे, तो गुड मॉर्निंग ही बोलेगा ना। हाँ ये देखो गुड मॉर्निंग बोल रहा है कि नहीं है? ट्रेनिंग गलत नहीं हुई है, इंफॉर्मेशन ही गलत दिया है, उसे बोला ही जा रहा है कि गुड मॉर्निंग बोलो, राइट। ये चीज है। तो ये टूल का क्या नाम है? क्लॉड एआई। मॉडल कौन सा यूज कर रहा है? क्लॉड सोनेट 4 मॉडल यूज कर रहा है। ये क्लॉड सोनेट 4 कौन सा मॉडल है? एलएलएम्स मॉडल। क्या टेक्निक नहीं बोल सकते इसे, मॉडल ही बोलेंगे इन्हें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही बोलेंगे। और यहां पर हमने बोला कि जरा एक काम करो मुझे भाई, जीपीटी पे चलो इधर और यहां पर कंपेयर करो। किसे कंपेयर करो? जीपीटी के 4o मॉडल को किससे? क्लाउड सोनेट मॉडल से, ठीक है। गिव सम बेसिक कंपैरिजन मैट्रिक्स इन अ लेमैन टू, कंपेयर करना है किसे हमें? क्लाउड का SONNET है ना, हाँ, SONNET सोनेट 4 विथ ओपन एआई का आपका GPT 4.0
सही है, ऐसा ही कुछ है मेरे ख्याल से। अभी कंपैरिजन बताएगा मुझे, लेमन कंपैरिजन। क्लॉड फ्रेंडली है, पॉलिश्ड है, स्टोरी टेलिंग अच्छे से करता है कौन? क्लॉड। ये भी अच्छे से करता है। स्ट्रांग है लेकिन थोड़ा सा स्लोअर और सेफ है, कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। सॉलिड है आपका मैथमेटिकल कोड में, लेकिन प्रिसाइज नहीं। देखो खुद मना कर रहे हैं, सब खुद कट कर रहे हैं। ज्यादातर एक्यूरेट और रिलायबल आप यहाँ पर कह सकते हैं। राइटिंग हेल्प में अच्छा करेगा, प्रिसाइज और एफिशिएंट है। आपका मार्केट यहाँ पर डेटा प्राइवेसी लेवल उतना आपका जो है प्राइवेसी कॉन्शियस है, यहाँ पर प्राइवेसी अवेयर है यहाँ पर। और देखिए इधर और नीचे आओ, यहाँ पर फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पर आपका फास्टर वर्जन है कि नहीं है? क्या चीज? हाँ फास्टर वर्जन है, ये बता रहे हैं ना। मुझे यहाँ पर ये बताओ कि ट्रेंड ऑन हाउ मच डेटा, मुझे ये जानना है बस कि ये कितने डेटा पर ट्रेंड हुआ है, दोनों। ठीक है, तो कितने टोकन्स पर? ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स पर। और ये भी कितने टोकन्स पर आपका? अभी अनकंफर्म है, लेकिन अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं आप 300 बिलियन टोकन्स पर ये आपका ट्रेंड है। टोकन वही एक एक वर्ड, एक एक लिमिट्स, ठीक है, एक एक डेटा, उतने डेटा पर ट्रेंड है ये, राइट। ज्यादातर इसका डेटा सोर्स कहां से है? जो भी ये इंटरनेट का डेटा अवेलेबल है कि नहीं है? बुक्स को पढ़ाया गया इसे, कोड पढ़ाया गया इसे, डॉक्यूमेंट्स पढ़ाया गया इसे, ठीक है। और एंथ्रोपिक क्लेम करता है कि ये गाली गलौज नहीं करता है, टॉक्सिक कन्वर्सेशन अवॉइड करता है। हाँ ऑफ कोर्स, मैं क्योंकि अभी टॉपिक हमारा मशीन लर्निंग चल रहा है, हमारा टॉपिक ही यही है इस बार हमें यही समझना ही है कि जीपीटी काम कैसे करता है, हमारा कॉन्सेप्ट ही वही चल रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा पब्लिकली डेटा अवेलेबल ये, और कॉपीराइट को भी ये अवॉइड किया, बट इसने यूज तो किया है कॉपीराइटेड डेटा, कह नहीं रहा है बट यूज किया है, ठीक है, वो चीज है ना। टोकन आप कह रहे थे ना, टोकन क्या होते हैं? तो एक वर्ड एक टोकन होता है। बनाना जैसे एक टोकन है ना। बनाना इज हेल्दी फॉर बॉडी, तो ये कितने हो गए? बनाना इज हेल्दी फॉर बॉडी, 5 टोकन हो गए, एक एक टोकन जाता है, राइट, ये चीज है। हाँ, और यहां पर हमने बोल दिया ग्रॉक मॉडल तो जो है वो आपका यूज करता है अब्यूजिव वर्ड्स, राइट। क्या बताना चाह रहा है आपका, है ना। देखिए प्रोवोकिंग वाले स्टेटमेंट्स देता है ये, आपके प्रोवोक कर देता है आपका, कभी कभार गुस्सा दिला देगा यूजर को ईगोस्टिक है थोड़ा सा, राइट। ईगोस्टिक नहीं हो, ट्रेंड ही किया गया इस तरीके से। अपॉलॉजी मांग लेगा बाद में बट करोगे क्या, उसका यूज क्या है? एक मिनट, ऑनलाइन कनेक्टेड है ना आप सभी? एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ मेरी। तो हमें ये समझ में आया कि भाई ये हमारा एक्चुअली जनरेटिव एआई मॉडल है। क्या है जनरेटिव एआई? वी आर जनरेटिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ एआई। एआई का यूज करके, डेटा तो जा चुका है उसके पास, डेटा नहीं दे रहे हैं हम उसे। तो क्या है यहाँ जनरेटिव एआई में कि हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। क्या जनरेट कर सकते हैं मोहित भाई? टेक्स्ट दे करके टेक्स्ट जनरेट करा सकते हैं। इनपुट में टेक्स्ट दिया, आउटपुट पे क्या आ गया? टेक्स्ट आ गया। अरे दिख रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को, यस या नो? बताओ भाई। यस सर। टेक्स्ट दे करके क्या बनवा सकते हैं? वीडियो बनवा सकते हैं। टेक्स्ट दे करके इमेज बनवा सकते हैं। इमेज से वीडियो बनवा सकते हैं। इमेज से ऑडियो कैसे बनवाओगे भाई इमेज से ऑडियो कैसे है ऑडियो 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 में क्या ऑडियो बनवाओगे? इमेज बोल रही है, क्या बोल रही है इमेज वीडियो बनाना। हाँ हाँ वीडियो बनेगा ना, वही वीडियो में ऑडियो रहेगा। अकेला ऑडियो क्या होगा, वो चीज मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, इमेज टू वीडियो हो गया। मुझे नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर नहीं है, इधर देख लो, इस वाले पे देख लो। ये है, आपका भी नहीं है? क्या इश्यू हो गया भाई, आप लोग कनेक्टेड नहीं हो क्या मोहित भाई? कनेक्टेड तो है, यहाँ पर दिखा तो रहा है कनेक्टेड। एक बार रिकनेक्ट कर लो, मैं रीशेयर करता हूँ स्क्रीन। ये कैसे हॉस्पिटल जैसा क्यों आ रहा है ये टोटो है तो हॉस्पिटल में बसते थे ना। स्क्रीन शेयर है, ये देखो
तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये सारे हम क्या कर रहे हैं अल्ताफ, ये सब हम जनरेट कर रहे हैं, ये हम जनरेट कर रहे हैं, और इसीलिए ये हमारा क्या कहलाया, जनरेटिव एआई। क्यों कहलाया जनरेटिव एआई मोहित भाई? वी आर जनरेटिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ एआई, और वो कुछ भी जनरेशन हो सकता है, ऑडियो टू वीडियो, ऑडियो टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू ऑडियो, वीडियो टू ऑडियो, कुछ भी जो आपका मन कर रहा है उसमें यहाँ पर ये जनरेशन आएगा। इसीलिए फील्ड बना हमारा जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई जानने से पहले एलएलएम्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स जानने से पहले एनएलपी नहीं, एसएलएम्स भी तो होगा ना भाई, जैसे लैंग्वेज मॉडल है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है कि नहीं है, एसएलएम जानने मॉडल जानने से पहले एनएलपी के लिए आरएनएन से पहले सीएनएन जरूरी नहीं है, आरएनएन से पहले एएनएन आना ही चाहिए, ठीक है, एएनएन। हाँ जी, एक मिनट, ये क्लियर है? तो एनएलपी से पहले मुझे आरएनएन के लिए मुझे डीप लर्निंग यानी एएनएन पूरा आना चाहिए। डीप लर्निंग के लिए मोहित भाई एमएल, और एमएल डीप लर्निंग ये सब किसका पार्ट है? एआई का, और वही आपका करिकुलम है, राइट? ये क्लियर है? अब सवाल ये है कि यहां हमने स्टार्टिंग में लिखा था भाई ये कौन है फिर ये कौन है? डेटा साइंटिस्ट कौन है इधर? यहां तक तो मुझे समझ में आ गया, आप लोग को ये समझ में आ गया, एआई, एमएल, डीप लर्निंग, जेन एआई, ये सब समझ में आ गया। ये बंदा कौन है? ये डेटा साइंस वो फील्ड है जो डेटा एनालिस्ट और डेटा ये एआई के बीच में बैलेंस करता है, क्रिएट करता है। डेटा साइंटिस्ट वो बंदा जो एआई फील्ड में काम करता है, वही डेटा साइंटिस्ट कहलाता है, जो इस एआई फील्ड में क्या करे, काम। हाँ, जिसे डेटा एनालिस्ट की भी जानकारी है प्लस वो एआई एमएल पे भी काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाया हमारा? डेटा साइंटिस्ट कहलाया है। ये डायग्राम में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, आप लोगों को पता है, राइट? शो नहीं हो रही स्क्रीन सर, एक मिनट सर। हाँ हाँ भाई, एक मिनट। ये बंदा हुआ डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट वो बंदा जो एआई पे काम करे, एमएल पे काम करे, डीप लर्निंग पे काम करे, प्लस इधर डेटा एनालिस्ट पे भी काम कर रहा है ना, स्टैटिस्टिक्स पे भी काम कर रहा है, ईडी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी कर रहा है, वो बंदा डेटा साइंटिस्ट कहलाया। यही डेटा साइंटिस्ट आगे जा करके एमएल इंजीनियर, एआई इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, जनरेटिव एआई इंजीनियर बनता है, यही बंदा। या बंदा काम उसी पे करे लेकिन कहलाए डेटा साइंटिस्ट, ऐसा भी होता है, क्योंकि ये फील्ड डेटा साइंटिस्ट का ही फील्ड है। क्या ये बात क्लियर है मोहित भाई? ये समझ में आया? ये डीएस अचानक से कहां से निकल के आ गया इधर, डेटा साइंटिस्ट, राइट? अब इधर हमें ये जानना है कि भाई ये सब तो ठीक है, अब मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में अब चल रहा है एजेंटिक एआई। क्या चल रहा है? एजेंटिक एआई। ये जो जनरेटिव एआई है, ये जनरेटिव एआई कुछ जनरेट करने में हेल्प करता है। अब इन सब एआई को यूज करने के लिए मुझे ह्यूमन किसकी चाहिए? एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट चाहिए, है ना? क्यों ना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को रिप्लेस करके कंप्यूटर्स के ही बने हुए एजेंट्स को यूज किया जाए, जिनका अलग अलग काम होगा। एक एजेंट उसका काम है स्टॉक प्राइस को समझना, दूसरा एजेंट उसका काम है वेबसाइट को सर्फ करना, तीसरा एजेंट उसका काम है टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट करना, चौथा एजेंट उसका काम है वीडियो को मेल करना, पांचवा एजेंट उसका काम है मेल को व्हाट्सएप पे भेजना। 5 एजेंट हो गए। 5 एजेंट का मतलब वो जैसे पाइथन के फंक्शंस थे ना, अलग अलग काम करते थे, ऐसे ये 5 एजेंट्स हो गए जिनका क्या काम होगा? अलग अलग काम होगा। और इन्हीं सब एजेंट्स को जब मिला दोगे, और वो सब एआई ट्रेंड है, सारे के सारे इंडिविजुअल एजेंट्स, और वही फील्ड आपका क्या बनेगा? एजेंटिक एआई। एजेंट्स कौन होते हैं? रॉ के विंग में एजेंट्स कौन होते हैं? रॉ एजेंट्स, हैं? खबरी कहाँ हुए? रॉ एजेंट्स कौन हुए? जो रॉ का भी काम जानते हैं और प्लस जिनके लिए वो पर्पस के लिए गए वो भी जानते हैं। खबर करना तो उनका काम है ही है, मालिक को खबर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? बट जिस पर्पस के लिए गए वो भी तो आता है ना उन्हें। क्या उस रॉ एजेंट को आईटी का काम नहीं आता है? अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बंदा है, क्या उसे साइबर सिक्योरिटी का काम नहीं आता होगा? क्या वो हैकिंग करना नहीं जानता होगा जब जरूरत पड़ेगी उसे? तो वो एजेंट हुआ ना। तो वैसे एजेंटिक एआई क्या हुआ यहाँ पर? एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक एआई ट्रेंड है,
और उन सारे एआई को जब आप अलग अलग टास्क में एक साथ इन्वॉल्व कर लोगे, एक पाइपलाइन बना लोगे, तो वो एजेंटिक एआई आ जाएगा। तो मार्केट में अब जो मार्केट में जो फील्ड एक्चुअली अभी काम पे चल रहा है वो आपका ये एआई एजेंट्स। इसका नाम अगर नहीं सुना तो गलत बात है। कौन है ये? एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स इंडिविजुअल वर्क करने में कैपेबल है, ट्रेंड ब्रेन है एक टास्क के लिए। एक एआई एजेंट है जो बस स्टॉक प्राइस ही एनालाइज करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मुझे स्टॉक प्राइस एनालाइज करना है तो मैं किसको पकड़ूंगा? उस एजेंट को पकड़ूंगा और बोलूंगा ये टेस्ला के स्टॉक प्राइस ऐसे एनालाइज करके दो, ठीक है। और उस एनालाइज करने का जो उसने आंसर दिया उसे मुझे पीपीटी में कन्वर्ट कराना है, दूसरे एजेंट को पकड़ूंगा, उस स्टॉक वाले को नहीं कहूंगा। जैसे टीम में काम होता है ना, वैसी है। दूसरा एजेंट है, उसका काम है पीपीटी बनाना, उसको बस डेटा चाहिए। डेटा कौन दे रहा है? स्टॉक वाला दे रहा है, एजेंट। बस दोनों एजेंट मिल गए, पीपीटी मिल गया मुझे, मस्त यहाँ पर काम चल रहा है, राइट। हाँ, एक मिनट। अभी आ रहा है स्क्रीन? ठीक है। तो यानी कि मार्केट में काम किस पे चल रहा है हमारा? एजेंट्स पे काम कर रहा है। और ये एजेंट्स पूछ के काम नहीं करते हैं, इन्हें अपना काम पता होता है। भाई रॉ एजेंट का फायदा क्या हुआ? वो पूछ रहा है मालिक साहब क्या करें, बंदा सामने है मेरे, वो नेता थोड़ी ना है वो, उसे परमिशन है पूरी। क्यों है मोहित भाई? एजेंट का काम क्या है? उसे बात क्लियर है कि क्या करना है। बंदा मिले तो भी उठा लो, नहीं मिले तो उठाने का तरीका ढूंढो, बस उठाना है उसे, उसको पर्पस क्लियर है अपना एजेंट को। तो सेम एज इट इज इधर एआई एजेंट को अपना टास्क क्लियर है, वो जब तक करेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। दशरथ माझी की तरह है वो, जब तक तोड़ेगा नहीं वो तब तक छोड़ेगा नहीं। और ये बैकएंड में लूप लगा रहता है अल्ताफ, वो करते ही रहेगा, वो ट्राई करते रहेगा। इसीलिए मार्केट में पॉपुलर है कौन? एआई एजेंट्स। अब एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा, आप शॉक हो जाओगे, राइट। अभी देखना। स्क्रीन शेयर नहीं है सर जी। हाँ सर जी, एक मिनट बस कर रहे हैं, थोड़ा इंटरनेट का इशू है बार बार, इसलिए स्क्रीन शेयरिंग दिक्कत दे रही है हमें। क्या लिखा है इधर? एआई एजेंट्स ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्या यूज करते हैं? अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। किसके लिए? जिसके लिए उन्हें बनाया गया है, वही पर्पस है ना उनका, और कोई काम नहीं। जो स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेगा ये एजेंट, वो बस वही काम करेगा। उसको ये वो करने के लिए तो दूसरी चीज भी कर सकता है, बट बोलना नहीं उसे, वो उसके लिए डिफाइन नहीं है, राइट। ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? यूजर। ये काम यूजर को मैनुअल, जैसे ये मुझे पढ़ाना पड़ रहा है आपको, बट ये काम आप खुद ऑटोमेटिकली अगर हो जाए तो वो एजेंट्स के थ्रू हो जाएगा। जैसे naukri.com से वेबसाइट से डेटा मुझे स्क्रैप करना पड़ रहा है, बट वो स्क्रैप अगर ये मुझे करके दे दे, बस मैं इसे बोल दूं ये डेटा चाहिए मुझे, तो वो कौन हुआ? एआई एजेंट हुआ। मुझे मेल राइट करना पड़ रहा है क्लाइंट के लिए, जेन एआई का यूज करके भी राइट करना पड़ रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ ये रहा क्लाइंट, ये रहा मेल आईडी, ये पर्पस है, भेज दो 100 को 100, और सबका पर्पस लिखा हो उसके अकॉर्डिंग मेल करना, ध्यान रखना। वो है एजेंट। एआई एजेंट उस एआई नॉलेज को यूज करके आपके टास्क को सॉल्व करता है, और एआई आपको टास्क सॉल्व करवाना पड़ता है। एआई को बोलना पड़ता है कि ये काम है, ये मुझे करके दो, ये पैराग्राफ है, इसे समराइज करो। एजेंट को नहीं बोलना है। एजेंट मैंने बोल दिया कि आपका काम है बस पैराग्राफ समराइज करना, आपको जब जब मैं पैराग्राफ दूंगा बोलूंगा नहीं, समराइज करके मुझे अपने आप देते रहना। क्या ये बात क्लियर है? बहुत सर्टेन लेवल पे डिफरेंस है। तो मैं कह सकता हूं एआई एजेंट एक ट्रेंड एजेंट सॉफ्टवेयर है जो एआई को यूज करता है, एक पर्टिकुलर टास्क ओरिएंटेड है। क्या ये बात क्लियर है? तो मार्केट में अभी जो एक्चुअली आपका मार्केट में फील्ड है वो किसका फील्ड है? आपका एआई एजेंट्स का फील्ड है। क्या ये बात क्लियर है? फील्ड यहां पे पहुंच चुका है। मल्टी एजेंट सिस्टम, मल्टीपल टास्क के लिए सिंपल कराना, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स यूज कराना, गोल बेस्ड एजेंट्स बनाना। तो एक्चुअली में अगर मुझे इंस्टाग्राम पे 100 रील अपलोड करने हैं और वो सारे रील मुझे एआई से बनवाने हैं, तो मेरा यूज क्या है उसमें? सोचो थोड़ा सा, मेरा यूज क्या है? आपको अलग-अलग एजेंट को उनका अलग-अलग काम देना। नहीं, एजेंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं हमें ये चीज नहीं पता, मेरे पास एक गूगल का VO3 मॉडल है जो वीडियो बनाने में हेल्प करेगा एआई के थ्रू। मेरे पास मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, राइट, और मुझे 100 वीडियो चाहिए अलग अलग टॉपिक पर, 30 सेकंड का रील चाहिए मुझे, और उनको मुझे पोस्ट करना है विथ कैप्शन।
तो इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पर है? सर एक तो डिफाइन करना आपको किस किस टॉपिक पे चाहिए, कमांडिंग की क्या क्या पर बिल्कुल सही। प्रॉम्प्ट लिखने के लिए हर बार 100 प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे, पहला इन्वॉल्वमेंट। दूसरा वीडियो क्वालिटी स्पोर्ट के लिए, ठीक है। तीसरा इन्वॉल्वमेंट, अगर फेल हो गया बीच में दोबारा वही काम करवाओ। तीसरा इन्वॉल्वमेंट। चौथा सारे वीडियो को आ गए उन्हें अपलोड करने के लिए। पांचवा इन्वॉल्वमेंट कैप्शन राइट होना चाहिए हर एक पे। छठा सक्सेस का मैसेज पता होना चाहिए मुझे, है ना। अब यही 6 काम के लिए मैंने 6 एजेंट रेडी कर दिए। समझ आया? पहला एजेंट क्या करेगा? खाली प्रॉम्प्ट लिखेगा, उसका और दूसरा काम ही नहीं देना उसे। दूसरा एजेंट क्या करेगा? वीडियो कन्वर्जन का वेट करेगा। एक का काम है प्रॉम्प्ट लिखना, दूसरे का काम है वीडियो कन्वर्जन कराना। तीसरे का क्या काम होगा बताओ? वीडियो डाउनलोड करना, 30 सेकंड का वीडियो है। चौथे का क्या काम होगा? वीडियो को अपलोड करना, इंस्टाग्राम का लॉगिन दे करके। पांचवे का क्या काम होगा? कैप्शन देना। छठे का क्या काम होगा? सक्सेस का वेट करना। वो आया तो मैसेज मेरे पे आएगा, वरना नहीं आएगा। अब मेरा क्या काम है? उस लूप को रन करना। और उसके लिए भी अगर मैं एआई एजेंट बना दूं लूप के लिए भी, तो वो भी चल जाएगा। तो मस्त बंदे आजकल बैठ के बस मजे ले रहे हैं। काम कौन कर रहा है? एआई एजेंट्स काम कर रहे हैं, राइट। और जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है, एक होटल इंडस्ट्री में एक बुकिंग करानी थी एक बंदे को, ठीक है। वो बंदे ने अपने एलेक्सा या उसको मैसेज कर दिया एआई एजेंट को कि भाई मैं जा रहा हूँ, जरा चेक करो कोई होटल अवेलेबल है उस एरिया के लिए, और कोई भी होटल बुक करो जो मेरी ये रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ऐसी दोस्तों को भी बोलते हैं, ऐसी मैनेजर को बोलते हैं, चेक करो भाई, ठीक है मैं थोड़ा मीटिंग में, आप जब तक मीटिंग से आओ तब तक होटल बुक हो जाना चाहिए। ऐसा ही होता है। तो उस एआई को फीड किया गया वो डेटा, उस एआई ने अलग अलग होटल्स पे कॉल किया। होटल वाले भी समझदार, उन्होंने भी कहा हम क्यों कॉल उठाएं भाई, जब कॉल एआई एजेंट की तरफ से आ रहा है तो यहाँ कॉल भी कौन उठाएगा? एआई एजेंट ही उठाएगा। है? तो जब एआई एजेंट ने कॉल उठाया वहां पर, तो उसने बातों से पता लगा कि उसने बोला मैं एक एआई एजेंट हूं और ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पर्सन मुझे होटल का ऐसे ऐसे बुक करना है। तो सामने वाला भी जो रिसेप्शनिस्ट है एआई एजेंट, वो भी पकड़ लिया कि मैं भी एआई एजेंट हूं। अब आप एआई एजेंट हो और मैं एआई एजेंट हूं, तो हम इंग्लिश में बात क्यों करें? क्यों करें हम इंग्लिश में बात? बताओ जरा। हम किससे, मशीन किससे समझता है? 0-1 बाइनरी लैंग्वेजेस पे, और इंग्लिश कन्वर्जन में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो क्यों करें उस पे बात हम? जरूरी नहीं है। अभी आप देखना क्या निकलेगा, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है? एक तो ये दिक्कत है कि इसे कहा जाता है ऑडियो सिग्नल जीजी वेव। क्या कहा जाता है इसे? जीजी वेव। क्या कहा जाता है भाई? नहीं, गीगाबाइट नहीं, जी जी। ऑडियो नहीं आ रहा ना? इस वीडियो का ऑडियो नहीं आ रहा ना? ये चल तो रहा है इधर, उसी का वहीं से बंद है क्या? इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फुल है भाई। कहाँ आ रही है ये? अच्छा, नहीं आ रही है ना? एक बार ये वाला वीडियो जरा देखो, ये वाला वीडियो मैं भेज रहा हूँ, चेक करो जरा ये वाला वीडियो। करो, देखो भाई सभी लोग ऑनलाइन फ्रेंड्स, चेक करो ये वीडियो जरा, देखो। इसमें होता क्या है कि वो बंद कर लो उसका, हाँ अभी देखना। इसमें बता देता हूँ शॉर्ट में। ये दोनों है
ये दोनों बुक कर रहे हैं, राइट। ये भी वही है एजेंट, ये भी एजेंट है, और इन दोनों को पता लग गया कि भाई क्या दोनों एजेंट ही हैं, तो दोनों अपने अलग ही लैंग्वेज में बात करते हैं, और वो लैंग्वेज कहलाता है सुपीरियर ऑडियो सिग्नल जीजी वेव। क्या कहलाता है? और सुपीरियर बोलने की जरूरत नहीं, ऑडियो सिग्नल जीजी वेव कहलाता है ये आपका। ये क्या करता है, और ये बहुत अभी का रिसर्च नहीं है, बहुत पहले का रिसर्च है ये, बट यूज अब हो गया। इस पे दिखाना, ये इस पे कनेक्ट हो जाएगा। एक मिनट मैं चेक करता हूँ इस पे, देखो पता लग रहा है? है ना, ये देखिए ये उनकी बातें हो रही हैं, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। हाँ हाँ, वो जिबर लिंक मोड में बातें हो रही है, जीजी वेव में बातें हो रही है। अब वो बस उन्हीं को पता है क्या बातें हो रही है, ह्यूमन समझ सके इसीलिए इसको कन्वर्ट किया गया टेक्स्ट में। अब कल को सोचो दो रोबोट आपस में बात करें, हमें पता ही नहीं लग रहा है, हो सकता है उल्टा पुल्टा सुना के जाए हमें राइट। ये है कि नहीं मोहित भाई? राइट। देखा आप लोगों ने ऑनलाइन स्टूडेंट्स वो वीडियो देखा? यस सर। कैसी, क्या क्या उसमें समझ में आया, रोशन बताइए। सर वो अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बाइनरी लैंग्वेज में। अब बाइनरी लैंग्वेज नहीं हो, जीजी ऑडियो वेव में बात कर रहे हैं। किसमें? जी जीजी ऑडियो वेव में। हाँ राइट। नूर साहब देखा आपने वो वीडियो देखा? हेलो। यस सर, देखा सर। हाँ समझ आया क्या था वो, राइट। तो अब हमें ये पूरा फील्ड पता लग गया। अब आप लोग ये मत बोलना कि फील्ड काम कैसे कर रहा है पूरा। इस फील्ड में रिसर्च, कल का वीडियो देखना तो आपको पूरा क्लियर होगा, इस फील्ड में रिसर्च क्यों है इतना, इस फील्ड में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों है, ये फील्ड मूव कैसे हो रहा है, और आगे का विजन क्या है। अभी पता लग गया ना मार्केट कहाँ पर अटका है। मार्केट अटका अभी किस पे? एआई एजेंट्स पे। असिस्टेंट नहीं बोलेंगे, एजेंट्स हैं ये, एजेंट्स हैं। असिस्टेंट वो जो हर काम करता है, एजेंट्स वो जो डिफाइन होता है। रतन टाटा जी का कोई असिस्टेंट है, वो जा करके बिजनेस नहीं संभाल लेगा, वो बेसिक काम कर पाएगा, क्यों भाई सोए भाई। लेकिन जो एजेंट्स होते हैं उनका काम डिफाइन होता है, किसी को उड़ाना किसी को मंगाना, किसी का पर्टिकुलरली कोई भाई। इस फील्ड में भी आपने अगर स्पेशल ऑप्स देखी होगी, मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस फंस जाता है, उन्हें एक बंदा उठाना होता है, और यहाँ नोटबंदी हो चुकी होती है, तो पैसे चेंज करवाने पड़ते हैं उन्हें, तभी बात बनती है। जब यहाँ डिमोनिटाइजेशन हुआ था, आपको नहीं लग रहा है कि ग्लोबल लेवल पर इशू आया होगा डिमोनिटाइजेशन का, नोट बंद हो गए हैं, तो ये सब तो बीच में तो एजेंट्स के थ्रू ही पैसा गया होगा ना, एक चैनलाइज फॉर्मेट में पैसा गया होगा, राइट। तो वो एजेंट जैसे एक एग्जांपल है समझने के लिए, यहाँ ये एआई ट्रेंड एजेंट्स हैं, राइट। अब सोचिए सारे सुपर ब्रेन एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और वो हर एक एक सुपर ब्रेन अपने अपने टास्क में परफेक्ट है। बेसिक टास्क सब जानते हैं क्योंकि सब एआई से ये आपके जनरेटेड है, लेकिन सब अपने अपने टास्क में माहिर है, तो सुपर इंटेलिजेंस है। अभी मार्केट में ये फील्ड चल रहा है, राइट। हमारा इतना दूर का फील्ड नहीं है, हमारा एमएल तक का फील्ड है, और देखूंगा मैं डीप लर्निंग का टच का फील्ड, राइट। तो आप लोगों का मेन पर्पस है ये फील्ड कैसे काम कर रहा है, और ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग का भी क्लियर होंगे। जेन एआई क्या है, एजेंटिक एआई क्या है, एआई एजेंट्स क्या है, डीप लर्निंग क्या है, एआई क्या है, एमएल क्या है, डेटा साइंस क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या है। आपका स्टार्ट हुआ था एक्सेल से एक्सेल से होते 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 बात यहाँ तक पहुंची है, ठीक है। ये क्लियर है? बताइए, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए अब बस इसे करते हैं यहाँ पर डन। अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर हम आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसका स्टार्ट करेंगे, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब नेक्स्ट क्लास में मोहित भाई अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट, राइट। ठीक है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं आपके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ले रहा हूं, ठीक है। सही है। एमएल जो है कंप्यूटर को सिखाते हैं डिसीजन लेने के लिए, जैसे नेटफ्लिक्स आपको शोज रिकमेंड करता है,
डेटा साइंस वही बंदा जो स्टोरी एनालाइज भी करेगा और डेटा के बेसिस पर इंसाइट और पैटर्न भी निकाल के देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ह्यूमन सोचता है वैसी मशीन को सोचने पर ट्रेन करना, राइट, और उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई करना। डीप लर्निंग इसी एमएल का टाइप है जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क पे काम करते हैं। जैसे कि आपका फोन अनलॉक होता है, ये सब हमने एग्जांपल देखे हैं अभी, राइट। जनरेटिव एआई जनरेट करना नया कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा से, जैसे चैट जीपी राइट कर देता है। चैट जीपीटी का डाली मॉडल है जो इमेजेस जनरेट कर देता है। एजेंटिक एआई यही प्लान करना कि किस एक्शन के अकॉर्डिंग, किस गोल्स के अकॉर्डिंग किस टाइप के एआई एजेंट्स और बुकिंग करना, जैसे कि स्मार्ट असिस्टेंट बुकिंग योर अपॉइंटमेंट्स, है ना, अभी एग्जांपल दिया था। एआई एजेंट्स का क्या काम है, एक पर्टिकुलर एजेंट से जो आप टास्क डूइंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जैसे कि बॉट, उसका काम है आपका खाली मेल मैनेज करना या स्टॉक को ट्रेड करना। इन्हीं सब फील्ड में यूज हो रहा है, सारे वही एग्जांपल जो हमने पढ़े, राइट। क्लियर है, डन, कोई डाउट तो नहीं, यही हमारा फील्ड है। ठीक है, तो अब तो कोई इस फील्ड में कोई भी जो मार्केट में टर्म चल रहा है, कोई इसमें डाउट तो नहीं आना चाहिए। गुड। अब इसको क्लोज करने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, क्या था अभी माइंड में था मेरे, ये स्लिप हो गया। कुछ था, ध्यान से उतर गया मेरे। ध्यान नहीं आ रहा, सही चीज था वो। इन्हीं में से तो कुछ था मेरे ख्याल से। एजेंटिक एआई, एआई एजेंट, जनरेटिव एआई, डाली का, चैट जीपीटी का, नहीं एआई एजेंट्स तो हो गया, कुछ था याद नहीं आ रहा, मतलब ऐसी था, क्लोजिंग करने के लिए था। चलिए अब पढ़िए जरा, यही सब देखना है हमें, है ना। यहाँ पर हमें ये सब यूज करना है, राइट। दूसरा आर्टिकल वही आ गया, तो क्लाउड के लिए Amazon वेब सर्विसेज, क्योंकि सारा क्लाउड पे आएंगे सारा काम, क्योंकि जैसे ये मेरा, इन शॉर्ट अभी समझ लो, जैसे मेरा छोटा सिस्टम है, ये छोटा सिस्टम का लिमिट है डेटा प्रोसेस करने का, तो मैं रेंट पे मैं अपने सिस्टम बाय कर सकूं। अब रेंट पे जाने के लिए ऐसा नहीं कि मैं नेहरू प्लेस से जाके लैपटॉप खरीद के ले आया, रेंट मतलब ऑनलाइन, तो ऑनलाइन कोई क्या बोला गया इधर, क्लाउड। तो Amazon वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा कि आप क्लाउड पे बाय कर लो। क्या बाय करना है, एक टीवी का सिस्टम बाय करना है, 500 GB रैम होनी चाहिए, 500 GB रैम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसका हम यूज करेंगे एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो अच्छी बात पता है क्या है, अगर आप नेहरू प्लेस से लैपटॉप लेकर के आओगे तो आप जब तक आपने रिटर्न नहीं किया तब तक खर्चा देना पड़ेगा। क्लाउड में क्या है कि जब वो सिस्टम यूज करोगे तब का पे करना है। जैसे मैंने 4:30 पे बस यूज किया था उससे, तो बस मुझे 4:30 का पे करना है, उसके अलावा पे नहीं करना। इसलिए ये क्लाउड डिप्लॉयमेंट जरूरी होता है, उसके बगैर तो बात ही नहीं। सर्विसेज तो सारी क्लाउड पे ही चलती है ना, लेकिन अपनी क्या कह रहे हैं, सर्विसेज तो सारी क्लाउड पे ही चलती है। नूर साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। नूर जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सर्विसेज तो हमारी सारी क्लाउड पे ही रहती है ना 24/7। और नहीं तो क्या, वो कौन इतना सिस्टम लेके बैठा रहेगा, कोई सिस्टम है थोड़ा ना किसी के पास इतना, सारी सर्विसेज क्लाउड पे ही रहती है। भाई आईसीआईसीआई बैंक किसी ने लूट लिया, खैर ये बोलना नहीं चाहिए था मुझे, स्टेटमेंट में चले गया, तो इसका मतलब है उसने उस पर्टिकुलर सेंटर में नुकसान पहुंचाया, पूरे सर्वर पे थोड़ा ना पहुंचा दिया, पूरे आईसीआईसीआई के ग्लोबल लेवल पे थोड़ा ना लूट लिया उसने, नुकसान पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि सर्वर्स उसके ऑनलाइन क्लाउड बेसिस पर है, राइट, वो चीज है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर किसी ऑफिस का, इंस्टीट्यूट का डेटा वही सर्वर रूम बना रहता है, देखा होगा आपने, बिल्डिंग में कुछ नुकसान हो गया, बिल्डिंग गिर गई, राइट, तो सारा डेटा चले गया, तो इसलिए सेव करने के लिए क्या करते हैं, उसी सर्वर का क्लाउड कॉपी बाय कर लेते हैं, है ना, तो वो क्लाउड में अपलोड रहता है, तो वो सही रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर लेंगे, राइट, वो चीज है। तो क्लाउड, उसमें हमें सारे जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज चलते हैं, ये जो जीपीटी भी आप यूज करते हो, इनका खुद का सर्वर्स नहीं है, ये बाय किया हुआ है, एनवीडिया का जीपीयूज यूज करके सारे सर्वर्स बाय हो रखे हैं। तो उन सर्वर्स सर्विस प्रोवाइडर में 3 ही मेन है कंपनी, जिनका नाम है, एक है अमेजोन का टूल AWS, दूसरा है गूगल का टूल GCP, तीसरा है एज्योर, वो है माइक्रोसॉफ्ट का। तो 3 ही मेजर सर्विस प्रोवाइडर है जिनमें दम है प्रोवाइड कर सके, वो है अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और
गूगल। तो तीनों का अपना अपना टूल है। अमेजोन का टूल AWS, गूगल का टूल GCP और माइक्रोसॉफ्ट का टूल Azure। तो कोई भी टूल होगा वो डिप्लॉय इन्हीं पे होगा, वो चीज है। ठीक है, बस यही था। बाकी एक बात यार छूट गया, मुझे याद नहीं आ रहा यार, क्या था वो बात। ठीक है, बस यही था जो है, अभी फिलहाल के लिए याद नहीं आ रहा, देखेंगे उसे। तो डन करते हैं भाई फिलहाल। ठीक है, समझ में आया पूरा ये फील्ड, AIML का पूरा फील्ड ये समझ में आया? एक्सेल से लेकर के कहाँ पाइथन, कहाँ ये डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, और कहाँ मार्केट में ये AI एजेंट्स के बेसिस पर वर्क चल रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, आप इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना। बाकी हम इसका अब प्रैक्टिकल पार्ट अब स्टार्ट करेंगे कि ये ML और AI ये ऊपर ऊपर से तो जान लिया, बट ये प्रैक्टिकली अब ये कैसे काम करेगा, इसके पीछे का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर डन, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।